हमारे को आदत हो चुकी है रील और ये शॉर्ट्स ने ना हमारे माइंड को इस तरीके से कर दिया कि हमारे अंदर हमेशा खलबली रहती है। पेप्सी के सीईओ को एप्पल ने हायर करा, उसी के बाद कंपनी रोज टू अ लेवल एंड देन स्टीव जॉब्स को ही फायर कर दिया। और स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं? क्यों 100 में से सिर्फ 3 या 2 ही स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस बन पाते हैं, लेकिन बाकी सब फेल हो पाते हैं? गुड़गांव साइड जब गुड़गांव पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, जब डीएलएफ ने इसको ट्रांसफॉर्म करा, तो आज की डेट में उनको नेट 1 महीने का 1 करोड़ रुपए रेंट आता है बैठे बैठे। बट जो मेन डिफरेंस है वो ये कि स्टार्टअप के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक कन्वेंशनल बिजनेस में नहीं होते। तब अगर आपको याद हो फ्लिपकार्ट आया था जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है शार्क टैंक इंडिया, जिसमें क्या होता था, उनको लगता था यार ये क्या होता है स्टार्टअप, व्यक्ति वो ऐसे नहीं होते। बट मैं आ जाता, कीप ऑन कीपिंग, वन डे सम डे योर टाइम विल कम एंड गेम विल। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है डॉक्टर उज्जवल, जो कि एक एंटरप्रेन्योर, ऑथर, जो स्टॉक, टेडेक्स स्पीकर और इन्होंने एसएसबी और एनडीए भी क्रैक किया है। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया है, यूट्यूब क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात करी है कैसे आप अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो, और डीपली कन्वर्सेशन करिए स्टार्टअप के इंसाइट्स के बारे में, हैक के बारे में। अगर आप स्टार्टअप के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और या आपके फ्रेंड्स या कोई भी जो स्टार्टअप करने हैं या करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। तो वो आप उनको रिकमेंड ज़रूर करना। नाउ द सेकंड चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स हैं स्टार्टअप की जो आपको सीखने को मिलेगी, जो आपको जानने को मिलेगी, कैसे आप उन्हें बेटर बना सकते हो और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना, और आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्वागत है आपका उज्जवल पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू कुणाल, बहुत बढ़िया यार, एंड ऑलवेज गुड टू हैव। आप इतने बड़े बड़े आप पॉडकास्ट करते रहते हो, तो आज दिल से कुछ ना कुछ साझा कर लेते हैं साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे तो मुझे बहुत सारी बात करनी है बिजनेस से रिलेटेड, और मैं आपको बता दूं ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिजनेस के बारे में, आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में, स्टार्टअप के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे उज्जवल। एक सबसे पहले मुझे एक डाउट क्लियर करना है अपने ऑडियंस का, बिजनेस और स्टार्टअप में फ़र्क क्या होता है? देखिए, कायदे से अगर आप एक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप भी एक बिजनेस है। बट अगर आप बड़े मूल तरीके से, बड़े एक बेसिक फाउंडेशनल लेवल पे डिफरेंस को समझना चाहें, तो डिफरेंस क्या है? बिजनेस का मतलब है हम किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी काम करके ट्रेड कर रहे हैं, या वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, सोल्यूशन हो सकता है। बिजनेस में भी हम यही करते हैं, स्टार्टअप में भी यही करते हैं, यानी कि स्टार्टअप भी एक बिजनेस है। बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्टार्टअप के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक कन्वेंशनल बिजनेस में नहीं होते। पहला फैक्टर कि स्टार्टअप के अंदर आपका मेन गोल होता है स्केलेबिलिटी। जैसे जनरली आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई भी एक ऐसी रेस्टोरेंट है या कोई ऐसी परचून की दुकान है जो बहुत चलती है, आप कहते हो अरे यार इसका तो मेला लगा रहता है, यहाँ बहुत धंधा है। बट वो कई सालों से, 5, 10, 15 साल से बिजनेस है, बट वो आदमी वहीं स्टकअप है, वो स्केल नहीं कर पाया। वो कहे जी मैंने अपने नाम के 1, 2, 3, 4, 10 स्टोर बना दिए। नहीं, स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर जब आता है, देन वी टॉक अबाउट अ स्टार्टअप। तब हम ऑथेंटिकली उसको स्टार्टअप कहते हैं। और दूसरी चीज जो कि स्केलेबिलिटी के लिए भी जरूरी है, और वो स्टार्टअप में आपको फैक्टर मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कि जब आप सिस्टम ऐसा बनाते हो जो एक इंसान की वजह से नहीं चलता, बट बजाय उसके सिस्टम अपने आप उस गेम को चलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा जो कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं उसमें लाला जी गल्ले पे बैठे रहते हैं दुकान पे, वो बैठेंगे तो चलेगा, नहीं तो पिलफरेज होगी, चोरी चकारी होगी और दिक्कतें होंगी। बट स्टार्टअप के अंदर यू मेक प्रोसेसेस, यू मेक सिस्टम, और वो सिस्टम आप इस तरीके के बना देते हो कि आपके बिना भी वो चीज़ें वर्क करें। यही एक मेन डिफरेंस। जैसे ऑटो पे डाल दिया, बिल्कुल ऑटो मोड हो गया। इसको और सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, ऑटो मोड की जगह मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, ह्यूमन बींग्स हम एक इमोशनल प्राणी है, राइट? सो ह्यूमन बींग फेल, सिस्टम नेवर फेल्स। तो आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एसओपीज बना दी, प्रोसीजर बना दी, और आपको पता है कोई इंसान आ जाए, वो कोई इंसान जब भी आएगा ये सिस्टम अपने आप काम करेगा, फ्लॉलेसली काम करेगा। और यही कारण है कि स्टार्टअप पे फंडिंग मिलती है और बिजनेस पे नहीं मिलती, क्योंकि जो इंसान पैसा लगा रहा है आप पे,
वो ज़रूर आपकी काबिलियत पे पैसा लगाएगा, आइडिया पे पैसा लगाएगा, बट जो उसका मेन गोल है वो ये है, वो ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहेगा जो स्केल हो सके। कल को आपको कुछ हो गया, मान लीजिए, ठीक है, आप बहुत बढ़िया हैं, आपकी नीयत साफ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी कल को आपको कुछ हो गया, फिर कहाँ जाएगा वो धंधा? तो अगर वो धंधा अपने आप स्केल कर सकता है तो एज एन इन्वेस्टर मैं उस पर पैसा लगाना चाहूँगा। यही मेन डिफरेंस होता है एक बिजनेस और स्टार्टअप में। ओके, तो ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जी। और नाउ सेकंड चीज़, अगर कोई पर्सन स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पे तो वेव है स्टार्टअप की, जी। आपने अब तक की करियर में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, पहले वाले स्टार्टअप में और अब के वाले स्टार्टअप में क्या फ़र्क है, ये मेरे को बहुत डेफिनेटली इस बारे में जानना है। क्योंकि अभी स्टार्टअप इज़ लाइक आई थिंक शो ऑफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यार मैंने तो स्टार्टअप रन करा, अपना स्टार्टअप है। और स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं? क्यों 100 में से सिर्फ 3 या 2 ही स्टार्टअप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन पाते हैं या स्टार्टअप बन पाता है, लेकिन बाकी सब फेल हो पाते हैं? तो आपके इसमें मूलतः 2 तरीके के आपने सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इंडिया में एक स्टार्टअप कल्चर की बात करेंगे तो ये सही तरीके से अगर आप इसको बैक ट्रैक करना चाहें तो मैं समझता हूँ 2008 से एडवेंट हुआ है स्टार्टअप एरा का भारत में। 2008 जब मैं अपना कोइंसिडेंटली अपनी 12वीं ख़त्म कर रहा था और अपना कॉलेज शुरू कर रहा था, तब अगर आपको याद हो फ्लिपकार्ट आया था। अपनी ओल्ड सबसे पहला उसका मॉडल था कि जी किताब सेलिंग का ऑनलाइन मॉडल। वहाँ से सही मायने में एक स्टार्टअप कल्चर ने जन्म लेना स्टार्ट करा, जहाँ से स्टार्टअप्स निकलने स्टार्ट हुए। अगर हम एक स्टार्टअप के ओवरऑल पैराडिग्म पे आज और पीछे कंपेयर करें तो वहाँ डिफरेंस अगर हम 2-4 चीज़ों पे देखें, पहला डिफरेंस ये है, स्टार्टअप एरा पहले से लेकर आज बहुत मैच्योर हो चुका है। मैच्योर इन द सेंस, पहले क्या होता था, मान लीजिए आपने कोई आइडिया लेके गए और क्योंकि स्टार्टअप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लोग आ रहे थे, तो हमें लगता था यार आइडिया की बहुत वैल्यू है। आइडिया की वैल्यू होती है, बट उस समय हमें ऐसा लगता था क्योंकि हमारा स्टार्टअप एरा इतना मैच्योर नहीं था, हमें लगता था आइडिया ही सब कुछ है, तो आपको बहुत बारी आइडिया पे भी फंडिंग मिल जाती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है, स्टार्टअप एरा बहुत मैच्योर हो चुका है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारी गेम आइडिया की नहीं होती, द गेम इज ऑफ एग्जीक्यूशन। आप कितना सुंदर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हम ये सुंदर सा पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट बहुत लोग करना चाहते होंगे, कौन लोग अच्छा पॉडकास्ट कर सकते हैं? इसको एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक कार्रवाई है, एक बहुत बड़ी कहानी है। सिमिलरली एग्जीक्यूशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। सो ये एक पहला डिफरेंस है पहले और आज। दूसरा, अगर हम देखें, जितना स्टार्टअप एरा मैच्योर हो चुका है तो उसका फायदा एक ये भी हुआ है, जहां पर आपको किसी भी आइडिया पे फंडिंग नहीं मिलती, जो कि देखा जाए वो लोग जो बहुत सीरियस नहीं है उनके लिए शिकंजा टाइट हो चुका है, बट वो लोग जो बहुत सीरियस है उनके लिए चीजें बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं। क्यों? बिकॉज पीपल बिलीव इन योर आइडिया, पीपल कैन सी द विजन, लोगों को दिखता है नहीं ये पॉसिबल है। थर्ड, जो बहुत सुंदर चीज हुई है इस मैच्योरिटी के साथ, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है शार्क टैंक इंडिया ने। शार्क टैंक इंडिया ने एक बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूं हिच था कन्वेंशनल बिजनेस वालों के माइंड में, या आप कह सकते हैं HNIs, हाई नेट इंडिविजुअल, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिसमें क्या होता था, उनको लगता था यार ये क्या होता है, स्टार्टअप आया 5 साल 10 साल में क्या ऐसा रॉकेट कर देते हैं, उनको लगता था सब कहानी ही है सिर्फ। बट वहाँ कहीं ना कहीं उनका वो एक आइस ब्रेकर मोमेंट आया, उनका एक मिथ टूटा कि नहीं, इट इज़ अ जर्नी जिसको किया जा सकता है और उसकी कुछ गणित है। इसलिए बहुत सारे आप लोग देखेंगे जो कि एंजल इन्वेस्टर की तरह निकल के आए हैं, वो कन्वेंशनल बिजनेस वाले हैं, वो एंजल इन्वेस्टर की तरह आए। मैं खुद बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ, एज एन एंजल इन्वेस्टर सपोर्ट करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे कन्वेंशनल लोग निकल के आए। तो ये मूलतः मोटा मोटा रीज़न है। लास्ट आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि अधिकतर स्टार्टअप फेल क्यों करते हैं, तो देखिए ऐसा है कि जैसा कि ऑलरेडी मैंने इस बात को कहीं ना कहीं आंसर कर दिया है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन योर क्वेश्चन, स्टार्टअप के फेल का पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे पहला कारण ये है कि आपने जो भी स्टार्टअप में काम करा है, आप आइडिया के पीछे आपने एग्जीक्यूशन को बहुत हल्के में ले लिया। जहां बहुत सारे स्टार्टअप फेल करते हैं, उनको लगता है आइडिया है हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम, आइडिया को प्लान करके उसको ग्राउंड लेवल पे पायलट करके ये चेक करना क्या जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा होता है या नहीं है, क्या जैसा मैं सोच रहा हूं क्या मार्केट वैसे एक्सेप्ट करती है नहीं करती, इस चीज का स्ट्रॉन्ग पायलट रन या रेकी ना करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मैंने अपने अध्ययन से समझा है और मैं ये हर फाउंडर को सजेस्ट करता हूं, और ये मैं सबसे पहला कहूंगा, ये सबसे पहला स्टेप है अगर आप इस जर्नी में,
सबसे इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव क्लीन इंटेंशन, प्योर इंटेंशन। बहुत सारे लोगों की इंटेंशंस में इशू होता है, उनको लगता है यार पैसा ले लो और उसके बाद क्या है, जबकि कहानी ये है ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। बहुत सारे आपके व्यूअर्स जो जिनकी इच्छा होगी स्टार्टअप स्टार्ट करने की और उनको लगता होगा यार पैसे मिल गए ऐश है, ऐसा होता नहीं है। जब आप टेबल की दूसरी तरफ पे आते हो तब आपको रियलाइज होता है कि जिस किसी ने आप पे पैसे दिए हैं बहुत प्रेशर होता है। तो जब आपकी इंटेंशन साफ नहीं है, अगर आपको पैसा मिल भी गया, मान लेते हैं अपने लिंक की वजह से, नेटवर्क की वजह से, या बहुत अच्छे वक्ता हैं आपने कुछ कर भी दिया, बट ये बात याद रखिएगा कि प्योर इंटेंशन अगर नहीं है तो एक बारी तो पैसा मिल जाएगा, उसके बाद कोई 1 रुपया आपको नहीं देगा। तो ये मूल कारण है, वी कैन से वेरी नॉर्मल रीजंस की वजह से स्टार्टअप फेल कर जाते हैं। और नाउ अब जिसको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है जी। वो किस तरीके का स्टार्टअप कर सकता है, फर्स्ट। सेकंड, स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद वो कैसे अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सकता है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। ओके, तो देखिए स्टार्टअप को स्टार्ट करना, तो एज यू राइटली सेड पहले कि आजकल स्टार्टअप एक शो ऑफ हो गया है, ठीक है। तो पहली बात ये फैक्ट भी है कई हद तक कि लोग बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक हवा चल रही है। लोगों को खासकर इन लॉट ऑफ मेट्रोपॉलिटन्स लोगों को ऐसा लगता है स्टार्टअप करना बड़ा कूल होता है, तो बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा वैसा हुआ मतलब उनको बड़ा कूल लगता है यार, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरा स्टार्टअप है। बट सच्ची बात पता है क्या है, ये बिल्कुल कूल का मैटर नहीं है। ये रनिंग अ स्टार्टअप ये एक सफ़र है, ये एक तपस्या है, ये एक जर्नी है, और ये ऐसी तपस्या है जैसे एक साधु की जर्नी होती है। तो कुछ ग्राउंड रियलिटी से अवगत होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टार्टअप को करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो ग्राउंड रियलिटी होनी ज़रूरी है, बिल्कुल। कुछ भी करने से पहले वो तो बात की बात है, क्या करा जाए क्या ना करा जाए बात की बात है। स्टार्टअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है आपके अंदर की खुद की गो गेटर विल और जिद। कोई स्टार्टअप बिना जिद और बिना विल के नहीं आप चला पाओगे। उसका कारण है, मैं आपको इसकी साइंस बताता हूं। आपने ईसीजी ग्राफ करा है? पहले कैसा होता है ईसीजी? हार्ट बीट कैसी होती है आपकी? लाइक ऊपर नीचे ऐसे? ऐसे करेक्ट। ऐसे। अगर आप थोड़ी सी अपनी डीप पर्सपेक्टिव से समझेंगे एज अ विजनरी, एज अ फाउंडर, ईसीजी ग्राफ आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। कैसे? ईसीजी ग्राफ आपको एक क्लियर कट बता रहा है, बट हम लोग, बड़ी ये विडंबना है हमारी समाज की कि हम फिर भी नहीं समझते। वो आपको क्लियर कट बता रहा है कि जिंदगी का सफर है हाइट्स लो, हाइट्स लो, लो हाइट, बिल्कुल लो, फिर थोड़ी हाइट। बट प्रॉब्लम क्या है, हम रोते रहते हैं कि लो क्यों है, लो क्यों है। तो जो ईसीजी ग्राफ आपकी लाइफ को डिफाइन कर रहा है, एग्जैक्टली एक स्टार्टअप की जर्नी वही ईसीजी ग्राफ है। और उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जब आप जर्नी शुरू करोगे ना तो लो कुछ ज्यादा ही है। अब अगर आपने जिद और अपनी गो गेटर विल से नहीं शुरू करा तो होगा क्या, साइंटिफिकली अंदर से चाह तो थी नहीं, जिद तो थी नहीं, आपने पंप होके या शो ऑफ में या किसी भी वजह से शुरू कर लिया, तो होगा क्या, आप अपने आप को थोड़ा सस्टेन करोगे, जब लो आएगा थोड़ा और करोगे। बट सिंपल सी बात है, कोई भी नई जर्नी में लो ज्यादा होने वाले हैं, राइट। तो जैसे ही लो ज्यादा जाएंगे आप गिव अप कर दोगे। और अगर गलती से मान लो आप फॉर्चुनेट हुए, आपकी किस्मत अच्छी है, लिंक सही है, आपको एकदम से पैसे मिल भी गए या कुछ हो गया, हाइट किक करना इज नॉट अ बिग डील, मुद्दा है उसको सस्टेन करना। बेस्ट एग्जांपल इज बायजूस। मैं अभी जान के करंट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। मैं बायजूस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बायजू इतना बड़ा बन गया और इतना बड़ा बन करके कहां से कहां वो जहाज क्रैश करा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बायजू बेकार था, इतना बड़ा करना भी अपने आप में काबिले तारीफ है, बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी उतार चढ़ाव आएगा तो उस समय, उस डाउनफॉल में आप तभी खड़े रह जाओगे जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। शायद आपके कुछ टीम मेंबर लगे रहें या वो भी ना लगे रहें, घर वाले हों या ना हो साथ में, पता नहीं कोई हो ना हो, बट इकलौता फाउंडर वो तब वहां पर खड़ा रहेगा, ठस से मस नहीं होगा, जब उसकी जिद होगी और उसकी विल होगी। राइट। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और इस जिद और विल को जानने का तरीका है, आप अपने आप से जरूर पूछो कि आप स्टार्टअप क्यों करना चाहते हो। जब तक इस वाई की क्लैरिटी नहीं है आपको, और इस रियलिटी से आप नहीं अपने आप को एक्सेप्ट करते कि भाई बड़ी ठोकरें मिलेंगी, खद्दड़ खेल खेलने वाली मैं जमीन पे उतर रहा हूं,
चोट लगेगी, मुंह के बल गिरूंगा, जो मैं सोच रहा हूं वैसा रोजी रोजी कुछ नहीं होने वाला, आप ही मैनेजर हो गए, आप ही डायरेक्टर हो गए, आप ही पियोन हो गए, सब कुछ आप ही हो गए। कहने को आप एक बड़े, आपको बड़ा एक रोजी सा टाइटल मिलेगा फाउंडर, बट काम जो है, काम आपको सारे के सारे छोटे से छोटे करने पड़ेंगे। तो ये अगर क्लैरिटी है तब तो बात मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर अ स्टार्टअप, नहीं तो यू शुड नॉट लुक फॉरवर्ड फॉर अ स्टार्टअप। लेट मी बी वेरी ब्लंट। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टअप आज के टाइम पे क्या करना करेक्ट है? अगर हम पहले की बात करें, अब की बात करें, क्या ये राइट समय है जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं? और जो करना चाहते हैं वो आइडियाज़ कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज बहुत लोगों को अपने आइडियाज़ क्लियर नहीं होती, पोटेंशियल्स बहुत है उनके पास जी। लेकिन आइडियाज़ नहीं है कि मैं किस आइडिया पे काम कर सकूं, कौन सा आइडिया चल सकता है, या अगर उनको कुछ डाउट है वो कैसे उसको क्लियर करें ताकि वो स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट ये क्लियर कर सके कि हाँ ये मेरा आइडिया चल सकता है। उसको टेस्ट कैसे करें, मार्केट कैसे फिट करें। एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना उतना ही ईजी है जितना हमारा माइंड सोचता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद जर्नी बहुत अलग बदल जाती है जो पहले होती है। तो वो जर्नी लोगों की, मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल की तरफ जाए, वो कैसे वो अचीव कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसको जान के भारत के संदर्भ में बोलूँगा, सिंस दिस पॉडकास्ट आपकी ऑडियंस सारी भारत की है, तो भारत के लिए मतलब वैसे तो कहा गया है कि एवरी टाइम इज़ द बेस्ट, जब जागो तभी सवेरा, बट मैं अगर टेक्निकली सारी गणित देखूं, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरा फॉर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, वन ऑफ द बेस्ट एरा। मार्केट मैच्योर है, लोग सेंसिबल है, वो स्टार्टअप को बात समझते हैं, वो आपको सीरियसली लेते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं, बहुत सारे एंजल फंडिंग नेटवर्क बन चुके हैं, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स आते हैं जहाँ पर आप पिच कर सकते हो, अगर सच में आप में दम है, कुछ है, आइडिया में काम होगा। सो येस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरा, नंबर 1। अब बात आती है कि जी आइडिया पे काम कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी आइडिया बहुत बड़ा या कोई भी आइडिया बहुत छोटा नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कौन सा ऐसा आइडिया जिससे आप कनेक्ट करते हो, सबसे पहला स्टेप। सो फाइंडिंग अ राइट आइडिया जो आपको सच में बहुत बड़ा बना सके, उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स, ऐसा आइडिया, ऐसा सेक्टर, ऐसी एरिया में काम करना जिसको आप दिल से कनेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे को बहुत मज़ा आता है फूड इंडस्ट्री में, तो मेरे को फूड इंडस्ट्री के इर्द गिर्द सोचना चाहिए। मेरे को मज़ा ही नहीं आता लॉजिस्टिक में, बट मुझे किसी ने आके बताया मतलब यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो बन सकता है लॉजिस्टिक्स का, टेक्निकली आई डोंट सी माई सेल्फ ओवर देयर। उसका कारण है, हो सकता है आप अच्छे स्किलफुल हैं, काम कर सकते हैं, बट कायदे से आप वहां पर कनेक्ट नहीं करते। तो पहला फैक्टर तो है, जिस इंडस्ट्री में आप कनेक्ट करते हैं उसी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द सोचिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री में बड़ा स्टार्टअप बनने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एब्सोल्युटली राइट। क्यों है? क्योंकि स्टार्टअप बनाना मीन्स सॉल्विंग दी वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्री। राइट। आप किसी भी एक मुद्दे को पकड़ लीजिए, उस प्रॉब्लम पे काम कीजिए, ये देखिए मार्केट साइज कितना बड़ा है, कितने लोगों की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा, कितने लोगों का ये दर्द है। अगर वो दर्द है ठीक ठाक लोगों का, मार्केट बहुत ठीक ठाक है उसकी, और वो फोकस्ड है, निश बेस्ड है, 100% वो काम करेगा। तो इसलिए आप पहले कोई भी सेक्टर पकड़िए जिससे आप कनेक्ट करते हैं। अब उस सेक्टर के आसपास यू हैव टू बी गुड ऑब्जर्वेंट। तो मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, आइडिएशन अपने आप में एक प्रोसेस होता है। तो मैं जब बहुत सारी सेशंस लेता हूं, सो व्हेन आई ट्रेन लॉट ऑफ फाउंडर्स, तो आइडिएशन का एक सेशन होता है पूरा, जिसमें पूरी आइडिएशन बताया जाता है जी, थिंक टैंक को कैसे भगाते हैं। तो आइडिएशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप आइडिया के लिए यू हैव टू बी अ ग्रेट कॉन्शियस लिसनर एंड ऑब्जर्वेंट। आपको कॉन्शियसली सुनना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बड़ा सुंदर एग्जांपल देता हूं, ये वाकया 3 दिन पुराना है। एक आइडिया निकला, और आइडिया कैसे निकला, मेरे साथ कोई मेरे मित्र था, तो स्टार्टअप करना चाहता है, तो ऑब्जर्वेशन, हमने किसी एक बच्चे को हमारे साथ कनेक्टेड था, वो फूड में कुछ करना चाहता था और थोड़ी सी उसकी हम्बल बैकग्राउंड था। तो उसने मुझे कहा, सर मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, तो मेरे को प्लीज़ आप हेल्प करके स्टार्ट कराओ। तो उसकी हमने एक कार्ट, जो फूड कार्ट आप देखते हैं ना आजकल, बड़ी डिज़ाइनर कार्ट है, वो हमने उसकी लिंक्स निकलवाए, ढूंढवा के एक फाइनल कराई।
उस प्रोसेस के दौरान मेरे साथ जो मित्र था उसने एक ऑब्जर्वेशन क्या करी, उसने कहा यार हमें कार्ट वाले तक ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई है, जो बनाता है हमें कोई ऑनलाइन ढंग से मिली नहीं, जिसके पास एक दो गए उसके पास वैसा मिला नहीं, उसको हमने जब फोटो दिखाई कुछ उसने कहा बना दूंगा और पैसे मांगे बहुत ज्यादा। बट हम करते 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 हम पहुंच गए और ऐसी जगह पे पहुंचे, मतलब बिल्कुल ऐसी जगह आप सोच नहीं सकते, दूर दराज एरिया में वो इंसान बैठा हुआ था। तो उसके माइंड में एक बल्ब जगा, वो कहता क्यों ना मैं एक सुंदर सा स्टार्टअप बना देता हूँ, आजकल चलन आ चुका है, फूड में मेरा इंटरेस्ट है, लोगों को शौक चढ़ा है जी मेरे को अपना फूड का वेंचर खोलना है, और आजकल अच्छे अच्छे लेवल के लोग अपनी कार्ट्स खोल रहे हैं, राइट। उसने कहा मैं वेंचर बना देता हूँ cartwala.com, अलग अलग डिजाइनर कार्ड आप मेरे से परचेज कर लो, पूरे इंडिया में कहीं भी कार्ड देखो, साइज देखो, उसकी स्पेसिफिकेशन देखो, D2C की तरह अमेजोन पे मेरी कार्ड लिस्टेड होगी, आप अपना लोगो भेजो, लोगो लगा के आपको कार्ड की स्पेसिफिकेशन आपको कार्ड शिप करके दे दूंगा। अब ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ये अपने आप में हाउ डिड यू फाइंड आइडेंटिफाई, आपने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करा, आप उस प्रोसेस के दौरान बड़े कॉन्शियस सचेत थे तो आपको पता लगा यार मुझे दिक्कत आई, फिर आपको समझ आया यार ये दिक्कत आई ये मेरी दिक्कत है या औरों की भी है, तब आपने देखा नहीं यार ये और बहुत सारों की है, फिर आपने देखा क्या इसकी डिमांड है, तो आपको पता लगा जी आजकल बहुत चलन है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाह रहा है कि यार मैं अपना फूड स्टार्टअप खोल लूं, तो फिर आपको माइंड में आया कि यार दिस इज अ गुड आइडिया, हम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है कि आप आइडिएशन कैसे करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, और उस एरिया के प्रॉब्लम जिस इंडस्ट्री से आप कनेक्ट होते हैं, तो जब आप ऑब्जर्वेंट रहते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम भी मिलेगी, प्रॉब्लम मिल गई तो इवेंचुअली आइडिया भी मिलेगा। और मैं पर्सनली भी देखता हूँ जितने भी फाउंडर से मैं मिला हूँ, वो लोग पर्सनली वो प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं तभी उसका स्टार्टअप बन पाता है। बिल्कुल, वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात है, जिस तन लागे उस तन जाने, तो बड़ी सुंदर बात इसको आप ऐसे समझिए, भगवत गीता जब शुरू होती है तो अर्जुन डिस्पोंडेंसी में जाता है, विषाद जिसको बोलते हैं अर्जुन विषाद, वो विषाद क्या है कि वो कहता है यार सब छूट गया, वो छूटना क्या है, वो एक प्रॉब्लम है, कष्ट है। तो फाउंडर या किसी इंसान में जब कष्ट आता है ना, जिस तन लागे, तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो कहे यार सब छोड़ छाड़ दो यार कुछ नहीं, या एक आदमी उस विषाद उस प्रॉब्लम से इतना गुजर जाता है, वो कहता है यार मैं तो गुजर गया, अब मैं इसको अपनी ताकत बनाऊंगा, और वो ताकत बनाना ही आइडिएशन है, वो ताकत बनाना ही एक नए बेबी को एज अ स्टार्टअप को जन्म देना है, और वो जितना सुंदर आप उसको जन्म देते हैं वो उतनी सुंदर आगे निकलता चला जाता है। अब स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, आइडिएशन भी फाइंड कर लिया, प्रॉब्लम भी देख ली, कौन सा मार्केट फिट है वो भी देख लिया, अब उसको स्टार्ट कैसे करें, ताकि एक एक चीज़ क्लियर करेंगे उसको, एंड देन उसके बाद टीम कैसे बिल्ड करे अपने स्टार्टअप के लिए, या खुद स्टार्टिंग में कर, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में तो आप एक पर्सन जितनी चीज़ें हैंडल कर सकता है कर लेगा, बट कहीं ना कहीं उसे एक टीम की ज़रूरत है, और को फाउंडर की क्यों ज़रूरत पड़ती है ये जानना मेरे को बहुत ज़रूरी है। तो बड़े सारे क्वेश्चन पूछ लिए इकट्ठे। तो पहला तो जो सवाल था, बहुत सारे क्वेश्चन है, पहला तो सवाल है कि जो मार्केट फिट के लिए मैं एक ज़रूर क्लैरिटी बोल दूंगा, आप कोई भी कभी भी स्टार्टअप करने जाएं, उस पर बहुत एनर्जी लगाएं, बहुत समय लगाएं, आप पहले ही बोले जी मेरे को पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए, इन सबसे पहले आप जिस भी आइडिया पे काम करें उस पर ज़रूर एक शॉर्ट पायलट रन ज़रूर करके देखें, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और ये कैसे करना है? पायलट रन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस टाइप का प्रोडक्ट है, सर्विस है, सोल्यूशन है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस का एक ग्रुप बनाओ। डिपेंड कर सकता है, कभी कभी वो टारगेट ऑडियंस बहुत इजीली अवेलेबल हो आपके पास, क्या पता आपके मित्र ही वो टारगेट ऑडियंस हो, कभी कभी हो सकता है वो टारगेट ऑडियंस इतनी इजीली अवेलेबल ना हो, तो उस टारगेट ऑडियंस का एक ग्रुप बना करके यू रीच आउट टू देम, शेयर योर आइडिया, टेल देम कि दिस इज अ प्रोडक्ट, और उनसे आप एक फीडबैक सर्वे जरूर लो कि क्या वो ऐसी किसी चीज की तरफ देखते हैं या नहीं देखते हैं। सो दैट्स द वे जिससे आप मार्केट फिट को ढूंढ सकते हैं, और ये जरूर करें, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। बहुत सारे फाउंडर्स, यंग फाउंडर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है, ये जो एक सर्वे रिपोर्ट होती है, कल को जब आप इसको पिच करते हैं, किसी से बात करते हैं एज ए एंजल इन्वेस्टर या किसी भी इन्वेस्टर नेटवर्क में, तो आप दिखा सकते हैं कि सर हमने 50, 100, 200 यूजर्स पे एक टेस्ट रन करा था और ये लोगों की रिपोर्ट है। तो उससे आपकी आइडिया की प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि हमने जो आइडिया सोचा है ये ऐसा नहीं है कि हमारा ख्याली पुलाव है, लोगों की एक्सेप्टेंस भी है, राइट। अब आती है कि बात, आपके पास आइडिया है, मार्केट फिट को आपने स्टडी कर लिया, जो आपका दूसरा अगला सवाल था कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बिगिन।
तो हाउ टू बिगिन या टीम? पहले तो बिगिन देन टीम। तो देखिए, स्टार्टअप जो है ना, मैंने जैसे बताया एक सफ़र है, तो इसको ऐसे समझिए, देयर इज नो स्टैंडर्ड एसओपी और प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग। कुछ चीज़ों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। जो मैं बताता हूँ, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, मगर ओवरऑल कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। इसको सरल तरीके से समझते हैं, हर आदमी अपने अपने सफ़र को खुद तय करता है। राइट। तो एग्जाम्पल ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल कनॉट प्लेस 4 लोगों को जाना है, मुझे, आपको एंड 2 और मेंबर है ए एंड बी। सो कुणाल, मी, ए बी हैज़ टू गो टू कनॉट प्लेस। आप आ रहे हो पंजाई बाग से, मैं आ रहा हूँ गुड़गांव से, अगला आदमी आ रहा है नोएडा से, तीसरा आदमी आ रही है प्रगति मैदान से। तो हर आदमी कनॉट प्लेस पहुंचने के लिए अपना अपना रूट लेगा। ऐसा तो नहीं होएगा नोएडा वाला पहले पंजाई बाग घूम के फिर जाएगा, नोएडा वाला सीपी घूम के फिर जाएगा, नोएडा वाला धौलाकुआं को टच ही नहीं करेगा क्योंकि उसका डायरेक्ट रास्ता है। बट जो गुड़गांव वाला है वो धौलाकुआं टच करके आएगा और कोई धौलाकुआं तक टच नहीं करेगा, राइट। सो एग्जैक्टली जैसे हर आदमी का अपना अपना सफर है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, इसी तरीके जो इंसान जिस भी सिचुएशन में है उसकी अपनी अपनी खुद की जर्नी है, वो कैसे वहां तक पहुंचेगा। किसी के हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, किसी के हो सकता है घर के सर्कमस्टांसेस बहुत स्ट्रांग ना हो, किसी का हो सकता है उस पर जिम्मेवारियां बहुत हो, किसी का ऐसा हो सकता है कि उसकी अब एज 35-40 इस लेवल पे हो गई है कि जहां पर उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत कम हो गई है, उसकी जिम्मेवारियां बहुत है। अब हम ये कहें कि क्या कोई स्पेसिफिक लोग स्टार्टअप कर सकते हैं? नहीं, कोई भी कर सकता है अगर वो थंब रूल क्राइटेरिया है जो मैंने आपसे बात पहले शेयर करा, विल और जिद, ठीक है। बट इन सबके लिए अलग अलग सफर होगा क्योंकि हर आदमी अपने अपने ब्रह्मांड में बैठा है, राइट। अब इसी कारण से देयर इज नो स्टैंडर्ड एसओपी। अब कुछ बेसिक चीजें जो मैं जरूर बता देता हूं जो हर एक के लिए अप्लाई होती है। ठीक है। पहले आप अपने लेवल पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके 100% श्योर हो जाइए, जिसको हम एक तरीके से फेस 1 कहते हैं, कि जी इस आइडिया पे मैं 202% काम करूंगा और मैं क्लियर हूं, मैंने अपने सर्कमस्टांसेस को मैनेज कर लिया है, मैं 100% अपने आप को इस पे कमिट करूंगा और ये आइडिया वर्केबल है। जब आपकी ये फेस 1 है, जब ये आपकी स्टेज 1 अचीव हो जाए कि आपको पता है कि जी मैं 100% काम करूंगा और ये चलेगा, मेरे को दिख रहा है संभावना चलेगा, इस स्टेज 1 में मेरी स्ट्रॉन्ग अपील है बहुत सारों से, प्लीज कोई कंपनी मत फॉर्म करना, कोई लीगल में मत पढ़ना, कोई दसियों चीज मत करना, सिंपल ये मत करना कि यार किसी कंपनी को पकड़ के पूरी वेबसाइट मोबाइल ऐप बनवाने लग जाओ। नहीं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट वेस्ट करोगे और गलती से अगर आपके पास ऑलरेडी बड़े टाइट फंड्स हैं तो आपके लिए दिक्कत होगी। फेज 1 में पहले आप अपने लेवल पे कार्रवाई करो, जब आपका फेज 1 क्लियर हो जाए तो फेज 2 में आप तब अपनी कंपनी को जरूर सेटअप करो, क्योंकि जब आपने स्टार्टअप में जाना है तो स्टार्टअप में आपको डे 1 से एक चीज समझनी पड़ेगी, आपकी कागज कार्रवाई पक्की होनी चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप, लेट मी शेयर विद यू, जो 100% फंडेबल होते हैं, उनके आइडिया पे 202% इन्वेस्टर पैसे देने को रेडी होता है, बट वो आखिरी में पैसे नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनकी बुक सही नहीं होती। जो वो रेवेन्यू की बात करते हैं, या तो उस रेवेन्यू में कहीं ना कहीं उन्होंने सिस्टमैटिकली नहीं करा होता, या उनकी कंप्लायंसेस में दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लें, तब स्टेज 2 में आप कंपनी फॉर्म कीजिए, अपना ब्रांड नेम जो है उस ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क कराइए ताकि वो नाम कोई और ना ले सके, फिर उसका डोमेन नेम बुक कीजिए, फिर आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए साइट बनानी है या जो भी है, देन आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। ये एक बेसिक, बहुत एलिमेंट्री स्टैंडर्ड चीज़ें जो सब पे अप्लाई होती है, बट ये ज़रूर कीजिए स्टेज 1 के बाद। और ये प्राइवेट लिमिटेड ही करवानी चाहिए कंपनी? तो देखिए, प्रोप्राइटर अगर आप बहुत श्योर हो चुके हैं कि आपने इस बिजनेस को करना ही करना है तो बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड करना। अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो तो मत रजिस्टर करना। उसका कारण है, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का मतलब क्या है कि आपकी एक लाइबिलिटी आ जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है, जैसे आप एक एंटिटी हो, मैं एक एंटिटी हूँ, एक एंटिटी है। जैसे ही आप उस एंटिटी को बनाते हो और आप उसके डायरेक्टर हो तो आपकी कुछ मैंडेटरी कंप्लायंसेस हो जाती हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपको एक सीए आपकी मदद करेगा। बट अगर आप एक कंपनी में कोई काम नहीं करते हो तो भी आपका नाना करते हुए खड़ी कंपनी का 30-40 हज़ार रुपये साल का खर्चा आएगा ही आएगा सीए का।
अब आपको लगता है कि जी मैं श्योर नहीं हूँ, अभी माइंडसेट पूरा बिल्टअप नहीं हुआ, तो आप अननेसेसरी की लाइबिलिटी मत पालिए। बट हाँ, आप श्योर हो, आपको क्लियर है, तो बिल्कुल उस लाइबिलिटी को लो, क्योंकि वो लाइबिलिटी एक प्रेशर की तरह काम करेगी और पॉजिटिव प्रेशर की तरह वो आपको काम कराएगी, और फिर आपकी बुक्स भी बनेंगी जो आपको दिखानी पड़ेंगी कल को इन्वेस्टर को। तो एक सीए आपकी मदद कर देगा। आप कोई भी एक सीए के पास जाइए, वो कंपनी भी फॉर्म कराने में मदद कर देगा, और स्टार्टअप सर्टिफिकेट होता है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, वो सारी जगह पे आपको कर देगा, बिकॉज गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। राइट। और इन केस अगर आप अभी बहुत श्योर नहीं है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं, आप एक नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कीजिए, एंड देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। ग्रेट। अब नाउ टीम बिल्ड करना हो, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बड़े बिजनेस के लिए टीम बहुत मायने रखती है। देखिए, सही मायने में स्टार्टअप के लिए टीम नहीं मायने रखती, किसी भी चीज़ को सफल करने के लिए टीम मायने रखती है। सो इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं बिना टीम के नहीं कर सकते। चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक संस्था हो, चाहे वो एक चैरिटेबल संस्था हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हो, क्योंकि टीम जो है वही उस पूरे के पूरे सिस्टम का एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आपकी ह्यूमन बॉडी है, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है कि आपका कोई लिम्ब आप लूज कर देते हो, आपका हाथ लूज हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको हमेशा वो जिंदगी भर एक कमी खलती है। तो ठीक इसी तरीके एक ऑर्गेनाइजेशन के ना डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरह टीम काम करती है, और जब तक सारे बॉडी पार्ट्स हेल्दी नहीं होंगे, तो दैट इज वेरी ट्रू कि बॉडी पूरी हेल्दी नहीं होगी। तो टीम किसी भी चीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है टीम कैसे हायर करें। देखो, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कोई स्टैंडर्ड थंब रूल नहीं है। मैं आपको कुछ आपको और आपके सारे व्यूअर्स के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, जिसके बेसिस पे मैंने विद ऑल द ग्रेस ऑफ अलमाइटी, प्रभु की सिदक से एक सुंदर सी टीम को बिल्टअप करा है, और आज भी बिल्टअप कर रहा हूँ, अभी भी पूरी नहीं हुई, तो वो मैं ज़रूर साझा कर देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। तो जब कभी भी बात टीम बनाने की आती है, तो टीम बनाने में अगर हम इसको बड़ा फंडामेंटल लेवल पे देखें, तो दो टाइप के लोग होते हैं जो टीम का पार्ट होते हैं। पूरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। एक, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग काम करते हैं, और दूसरे जिसको हम बोल सकते हैं कंपनी की लीडरशिप। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लीजिए, आप बिग 4 उठा लीजिए, आप छोटी कंपनी उठा लीजिए, हर जगह पे दो टाइप के लोग होंगे। एक जो टॉप लाइन, जो उसको ड्राइव करते हैं, कहते हैं ना दिस पर्सन ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वो लोग जो अपना अपना काम करते हैं, जिनके लिए अलग अलग प्रोफाइल पे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज आते हैं। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा, कभी कोई टॉप लाइन का धुरंधर आदमी दूसरी कंपनी में जाता है, तो वो उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, क्योंकि वो उसका ड्राइव करता है उसको। तो ये जो दोनों कैटेगरी के लोग हैं ना, इनकी हायरिंग दोनों की बहुत अलग माइंडसेट से होती है और बहुत अलग नज़रिए से होते हैं, और वो माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा फॉर हायरिंग द राइट टीम एंड दीज राइट पीपल। अगर बात करूं मैं लीडरशिप हायरिंग, क्योंकि शुरुआत में आपको लीडर्स ही चाहिए होंगे, क्योंकि जब आप नए होंगे ना, आपको चाहिए होंगे ऐसे लोग आए जो मेरे संग चले, मेरे साथ चले, नॉट जस्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता। आपको ऐसे लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस एक तरफ, जो कहे कि यार ये इस कंपनी को अपनी कंपनी मान के काम करे, इसी को हम लीडरशिप टीम बोलते हैं। एक्सपीरियंस काउंट्स, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट उस समय क्या होता है एक्सपीरियंस के साथ? लॉयल्टी, कि यार मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान आए जो इसको अपने आप ड्राइव कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपका सवाल भी था, गेटिंग अ को फाउंडर, ये भी एक टीम का पार्ट है, लीडरशिप टीम का। अब को फाउंडर भी तो मालिक ही होगा, है तो टीम ही। अब आप ढूंढ रहे हो आपको क्यों को फाउंडर चाहिए। को फाउंडर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप आगे सफर में जाते हो, आपको समझ आता है मैं इकलौता सारी चीज़ों को कैसे देखूंगा, मैं फंडिंग भी देखूं, कंपनी भी चलाऊं, सब कुछ करूं। तो आपको एक समय पे महसूस होता है कि भाई कंपनी को बड़ा करने के लिए ना, मुझे साथ में एक ऐसा व्हील चाहिए जो एक एरिया देख ले, मैं दूसरा एरिया देखूं, और मिल करके बड़ा करें। स्टार्टअप और बिजनेस में यही फर्क होता है। इट इज़ जस्ट द गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन। आप 1 करोड़ की कंपनी बना लो, 1 करोड़ टर्नओवर है, और एक तरफ से आप कहो जी मैं इसके 100% इसका
मालिक हो। दूसरी तरफ आप 10 करोड़ की कंपनी बना लो और आप कहो जी मैं इसका 20% का मालिक हूं। समझ आपकी है। ईगो लेवल पे तो आपको लगेगा कि अरे यार 20% का है, मैं 100% का हूं, बट वहां के 20% भी 100% से ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट वर्क। तो जब आप को फाउंडर को लाते हो तो को फाउंडर को लाने का मतलब है कि आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपके लिए आपकी बड़ी सारी चीजों में आपको रिप्लेस कर सके। तभी तो आप चाह रहे हो कि वैसा कोई है। तो जब भी आप लीडरशिप में कोई भी हायरिंग करते हो तो लीडरशिप की हायरिंग का सबसे पहला थंब रूल ये है, ऑलवेज लुक फॉर द पर्सन एट द लेवल ऑफ इंटेंशन एंड लॉयल्टी। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या वो आपके आइडिया से दिल से कनेक्ट करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। पॉइंट नंबर 3, क्या वो अपना फ्यूचर उस सिस्टम के साथ किस नजरिए से देखता है, सिर्फ पैसे के नजरिए से देखता है या उसमें वैल्यू डालने के नजरिए से देखता है। अगर आपका इंट्यूटिवली दिल से एक वेवलेंथ कनेक्ट होती है, आपको इंटेंशंस में एक पॉजिटिव फील आती है, आपको वो लॉयल्टी दिखती है, जबकि लॉयल्टी समय लेती है, इट विल ग्रो विद टाइम, बट आपको पहले कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी क्राइटेरियाज होने चाहिए लीडरशिप टीम को हायर करते हुए। एंड सेकेंडरी शुड बी कि भाई ये जिस काम के लिए आ रहा है क्षमता है या नहीं है, वो भी जरूरी है। राइट। बट थंब रूल जो पहले वाला है ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो इग्नोर करा तो वो लीडरशिप का पार्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, कुएं का मेंढक बन के काम करेगा, ड्राइव कौन करेगा। तो लीडरशिप के लिए थंब रूल ये है। दूसरी, अगर लीडरशिप के अलावा हम दूसरे टीम मेंबर्स की बात करें जो एम्प्लॉयज आपको हायर करने हैं, उसके लिए सिंपल सा रूल ये है कि आप जब कभी भी एम्प्लॉय हायर करें उसमें स्किल सेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दें, और जिस काम के लिए आदमी को ला रहे हैं आप उसको फोकस्ड काम में लगाएं जहां पर उसकी परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट कर सके कि भाई ये परफॉर्मेंस ड्रिवन है या नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि उस लेवल पे भी आदमी की इंटेंशन, बिहेवियर सबको देखा जाता है, बट वहां स्किल सेट बहुत प्राइमरी है, ताकि आपको पता है जी मैं 5 ऐसे धुरंधर खिलाड़ी लाऊं, चाहे मैं इनको एक्स्ट्रा पे करूंगा, बट ये मेरी गेम को जल्दी से भगा दे। सो स्किल बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो वहां के लिए थंब रूल ये है कि व्हेन यू आर हायरिंग अ पर्सन एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, डू लुक, जिस काम के लिए हायर कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डाइल्यूटेड है, आपको खुद ही क्लियर नहीं है, आपको पहले क्लियर हो कि जी मुझे इस काम के लिए आदमी चाहिए, किस स्किल सेट का चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होनी चाहिए। एंड जिस इंसान को आप लाएं उसमें प्राइमरी इस जरूर को चीज़ को पहले देखना पड़ेगा, क्या वो उस चीज़ को निभा सकता है और परफॉर्मेंस ड्रिवन स्टाइल से डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें क्लियरली मेंशन था, अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो मेक श्योर सबसे पहले तो एक तो अपने स्किल्स जो आपको एक एम्प्लॉय में चाहिए वो लिखे होने चाहिए कि आपको उसके अंदर क्या क्या चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या चाहिए वो जो हो या ना हो। सेकेंडली, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लेने हैं। आप सिर्फ 5-10 से जज मत करो। अगर आपको 4 लोगों की हायरिंग करनी है तो एटलीस्ट 40 लोगों को आप इंटरव्यू लो, तब आप बेस्ट 4 को निकाल पाओगे, जो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा। लेकिन डिपेंड करता है एक फाउंडर पे या एक बिजनेसमैन पे कि वो उसको कैसे लेता है। मैं इस बात से थोड़ा सा अग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि ये भी कोई स्टैंडर्ड हाँ, रूल नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एक फाउंडर जब होता है ना, जब आप लीडरशिप लेवल पे होते हैं, फाउंडर या लीडरशिप लेवल, अच्छा मैं एक बड़ा सुंदर इसके बाद एक चीज़ और साझा करूंगा, बड़ी बारीक। तो जब आप लीडरशिप या फाउंडर लेवल पे होते हैं तो होता क्या है कि आपके अंदर ना एक विजन डेवलप हो जाता है चीज़ों को फोर्स ही करने का, दूरदर्शिता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे शास्त्र में भी जब आप जाएंगे ना, वो कहते थे ना दूर से ही देख लेते थे। तो फाउंडर की जर्नी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी मानता हूं मैं, क्योंकि आपके अंदर वो दूरदर्शिता डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो ठीक है, आपका पर्पस बड़ा क्लियर है कि यार मुझे आइडिया के लिए काम कर रहा हूँ, रेवेन्यू के लिए काम कर रहा हूँ, मगर वो जर्नी वैसी ही है। तो जब आपके अंदर दूरदर्शिता आ जाती है, आप इतने लोगों से मिलते हो, आप गिरते हो, सीखते हो सक्सेस से, अपने फेल्योर से, तो आपको कहीं ना कहीं अननोइंगली आप एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो। आपको लोगों को पढ़ना और समझना आ जाता है। आपके साथ कोई बैठेगा, आप ही बताइएगा, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपसे कोई नया बंदा मिलता है और आपको कभी कभी फील आता है कि यार मेरे को बड़ा अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है, वाइब्स अच्छी आ रही है, और कभी कभी आपको किसी से मिलके लगता है यार मेरा मज़ा नहीं आया। ये क्या है? कहीं ना कहीं ये सिस्टम आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं
वो इस चीज़ को भांप लेते हैं कि यार सामने वाले का ऑरा कैसा है, सामने वाले का आभा मंडल कैसा है, या वो इंसान व्यक्ति कैसा है। तो कहीं ना कहीं जब आप फाउंडर या लीडरशिप जर्नी में जब अपने आप को जितना जितना तपा लेते हो ना, तो बड़ी बारी ऐसा होता है कि 40 इंटरव्यू करके भी नहीं मिलता, और कभी कभी दूसरे आदमी या पहले भी आदमी टकर जाता है। तो यू नेवर नो। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो कितने और ऐसे फाउंडर्स या लोगों का होगा। अगर आप कोई भी चीज बड़ी ईमानदारी से इस यूनिवर्स और इस यूनिवर्स में डालते हो, इंटेंट अगर आपकी बहुत साफ है, उस साफ इंटेंट से अगर आप इस यूनिवर्स में कोई चीज को डाल देते हो ना, तो 100% यूनिवर्स आपके लिए अपने आप कनेक्ट करती है। चाहे वो टीम मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, सिर्फ आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और जो एक चीज जो मैंने अपने मेंटर गुरु से सीखी है, एंड दैट इज कीप ऑन कीपिंग ऑन। लगे रहो और छोड़ो मत। वन डे समडे योर टाइम विल कम एंड गेम विल बी फ्लिप्ड। आप गेम को खींच जाओगे। एक इंटरव्यू देखा था मैंने, आई थिंक शायद आपने देखा हो, रणवीर के शो पे जोमेटो के फाउंडर आए थे। इसमें कितनी सच्चाई है बस मेरे को इसको क्लियर करना है। उन्होंने बोला कि मैं उन लोगों को हायर नहीं करता, शायद उनका थॉट है वैसा, कि जो लोग जॉब ढूंढते हैं, मैं उन लोगों को हायर करता हूँ जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों? मतलब किसी कंपनी में काम कर, अच्छा उधर ओके, से somebody is already working। हाँ, उन लोगों को मैं अपने पास नहीं रखता, जो लोग इसकी ढूंढते हैं। सिंपल सी बड़ी साइंटिफिक साइंस है, इसकी लॉजिक है। वो कहते हैं कि हीरे और सोने को बताने की जरूरत नहीं है मैं हीरा या सोना हूं। अगर मान लीजिए कहीं पर भी आप कांच के पीसेज हैं, उसमें हीरा डालोगे ना, हीरा अलग से चमकेगा, तो हीरे को बताने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, सो व्हाट दीपेंद्र वांट्स टू मीन बाय दैट इज वेरी सिंपल। उनका कहने का मकसद भी यही है, और जो हर फाउंडर इस चीज को समझता है, कि जो आदमी कहीं वर्क कर रहा है उसकी ऑलरेडी वैल्यू को कोई ना कोई देख पा रहा है, वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उसको जरूर वेलकम करूंगा। एक आदमी जिसको जाके 10 जगह गाना गाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, फिर भी वो 10 जगह जा रहा है, तो इसका मतलब वो कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू तो सारे ही बन लेते हैं। तो दिस इज वेरी लॉजिकल कि समबडी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू है, और उसको हायर करना बहुत आसान है। इट इज़ एन ईजी वे टू नो कि समबडी इज़ केपेबल ऑफ, उसको एक्सपीरियंस है, उसको समझ है, और वो बंदा उस इंसान की वर्थ है, एंड द पर्सन कैन बी इमीडिएटली हायर्ड। तो इसी लॉजिकल बेसिस से ही लुक्स फॉरवर्ड, जिसको लॉजिकली हम बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। है क्या, अगर कोई अच्छा पर्सन काम कर रहा है उसको कैसे अपनी कंपनी में लेकर आए? तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। लोग 2 ही चीज़ों पे टूटते हैं, 3 चीज़ों पे। कोई भी कंपनी से अगर आप इंसान लाना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं पैसों के लिए टूटते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कहते हैं स्टार्टअप के अंदर चाणक्य नीति चलती है, साम दाम दंड भेद। चाणक्य नीति ध्यान रखिएगा, साम दाम दंड भेद में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपकी इंटेंशन प्योर रहनी चाहिए। चाणक्य नीति कभी भी क्लेवर बनने को बोलती है, कनिंग बनने को नहीं बोलती। कनिंग और क्लेवर में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है, बड़ा बारीक फर्क है। तो एक चीज कभी कभी आपकी जरूरत ऐसी होती है कि आप इंसान तोड़ देते हो पैसों के बेसिस पे। आदमी को पैसा ड्राइव करता है, क्योंकि आजकल हम डिजिटल एरा में हैं, और इकोनॉमिक्स लोगों को ड्राइव करती है, और फाइनेंशियली लोगों को चीज़ें पुश करती हैं। तो पहला इसलिए बंदा टूटता है। दूसरा टूटता है आदमी पैसे भी थोड़े डिसेंट हो, और पैसे के साथ मेरे को ओवरऑल वर्क कल्चर कैसे मिल रहा है, वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है आजकल लोगों की। बिकॉज आजकल लोगों के साथ क्या हो गया है, लोगों का IQ तो बहुत स्ट्रांग हो चुका है रॉकेट की तरह, बट EQ बहुत कम है। SQ के बारे में पता ही नहीं, इमोशनल क्वेश्चन है नहीं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन कहते हैं किसी को, ये पता ही नहीं। उस कारण से आजकल ये फैक्ट है कि लोगों की प्रेशर टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि यार मुझे ना वर्क कल्चर बहुत ही सही चाहिए, जो कि गलत बात भी नहीं है, मैं समझता हूँ पॉजिटिव रहना भी चाहिए। तो उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। और तीसरा, जो बहुत कम लोग होते हैं जिनको आप कह सकते हो विजनरी लोग, आप तोड़ के लेके आते हो या आप चाहते हो वो आ जाए, और वो लोग वो होते हैं जो उसी के साथ जाएंगे जो आदमी उसको दिखेगा कि मेरे को बड़ा विजन दिखा सकता है, एंड दिस इज अ मैन जिसके साथ मैं वॉक कर सकता हूं। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, अगर आपने वो स्टोरी सुनी हो,
व्हेन स्टीव जॉब्स वाज देयर एप्पल में एंड एप्पल के सीईओ को ही कॉल्ड इन, व्हेन इट इज द स्टोरी जब स्टीव जॉब्स को अपनी खुद की कंपनी से फायर कर दिया था। उससे पहले जब व्हेन दे हायर्ड दी पेप्सी सीईओ, पेप्सी के सीईओ को एप्पल ने हायर करा, उसी के बाद कंपनी रोज टू अ लेवल एंड देन स्टीव जॉब्स को ही फायर कर दिया बोर्ड ने उसकी खुद की कंपनी से। बट जब वो एप्पल के सीईओ को टेबल पे कैसे लाया, सो वो पेप्सी के सीईओ को टेबल पे कैसे लाया, ही कॉल्ड द सीईओ, ही टॉक टू हिम। उसने कहा यार कौन सी कंपनी है तुम्हारी, पेप्सी इतनी बड़ी कंपनी है। तो उसने सिंपल एक बात बोली, क्या अपनी पूरी जिंदगी सोडा ही बेचेगा क्या, यही जिंदगी है। उसके दिमाग घूम गया। उसने कहा यार ये किसी ने ना बात जो बोली है, ये कोई बहुत दूर का विजनरी आदमी हो सकता है। तो थर्ड ये चीज़ होती है जो किसी किसी को, मतलब उनको एक ड्राइविंग स्पार्क चाहिए होती है, कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उनको लगता है कि यार दिस पर्सन हैज़ दैट और मैं इसके साथ वॉक कर सकता हूँ। तो ये 3 कारण ही होते हैं किसी भी टैलेंट को खींचने के। नाउ अब हम लोगों ने टीम भी हायर कर ली, अच्छे लोगों को हायर कैसे कर लिया ये भी समझ लिया, अब जो आपका प्रोडक्ट है वो भी समझा कैसे मार्केट फिट करना है। अब उसकी स्टार्टिंग कैसे, अगर हमारा प्रोडक्ट एग्जांपल हम D2D समझते हैं कि हमारा D2C प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर चलता है, उसको लोगों तक कैसे लेके जाए, और क्या हमें इनिशियल स्टेज में, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए मार्केट पे अपनी आप को ब्रांड बिल्ड करने के लिए? तो देखिए इस बात को पहले समझने से पहले बड़े बेसिक लेवल पे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है या सोल्यूशन है। प्रोडक्ट जैसे कुछ टेंजिबल होता है, सर्विस हो गई जहाँ पर कुछ टेंजिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन क्लैप वो सर्विसेज देता है, और कोई सोल्यूशन है जहाँ प्रोडक्ट और सर्विस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरी बात, आपकी मार्केट क्या है, D2C आपकी मार्केट B2C है या B2B है। जैसे आपने D2C की बात करी जो कि एक नया कंसेप्ट है जिसको हम डायरेक्ट टू कस्टमर बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बोलते हैं। दैट इज अ B2C मॉडल, जिसमें क्या है आप बीच में डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कुछ नहीं बनाते हो। कोई भी इंसान डायरेक्ट कंपनी से, जो कंपनी का ब्रांड है उससे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन और उनको डायरेक्ट लास्ट माइल डिलीवरी मिलती है। इसको हम D2C ब्रांड बोलते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है, ये क्लैरिटी के बेसिस पे ही आप आगे मूव कर सकते हो। अब आपने एक एग्जांपल D2C ब्रांड का पकड़ा, तो D2C ब्रांड के लिए अगेन स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आज की डेट में कोई भी D2C ब्रांड, कुछ फैक्टर्स हैं तभी वो ब्रांड लंबा और सस्टेनेबल चलेगा। पहला फैक्टर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइनली कितना इफेक्टिव है, कितनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव सीन कि आजकल यूट्यूब है, कहीं भी है, वो कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज द किंग। अगर कंटेंट अच्छा होगा तभी चैनल उठेगा, लोगों को पसंद आएगा। ठीक इसी तरीके प्रोडक्ट में तो दम होना ही चाहिए। प्रोडक्ट में दम नहीं है तो गेम नहीं बन सकती। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर आपको प्रोडक्ट की क्लैरिटी है, आपने पायलट रन कर लिया, वो स्टेज 1 में आपने लोगों से डेमो करके देख लिया, लोगों ने कहा जी फैंटास्टिक है, सब कुछ है, सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग कम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट किस तरीके करते हैं, प्रेजेंटेशन। इसी प्रेजेंटेशन में पैकेजिंग भी आती है और आप लोगों को दिखाते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज की डेट में। आज की डेट में लोगों के लिए बहुत मैटर करता है कि उसके एस्थेटिक्स कैसे हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे, इट्स अ साइकोलॉजिकल सेइंग और लॉजिकल भी है। जब टेबल पे आपके खाना आता है 80% फूड, आई डोंट नो आप में से बहुत सारे लोग हो जिनको नहीं पता, वो शॉक भी होंगे इस बात को समझ के, 80% फूड यू ईट फ्रॉम योर आइज। 80% खाना आप अपनी आंखों से खाते हैं, मुंह से नहीं खाते। जब टेबल पे आता है, अच्छे से गार्निश आता है होकर के, बढ़िया से प्लेटर में लगा होता है, आपको लगता है यार बहुत बढ़िया। भूख नहीं भी होती तो भी अंदर से आता है यार बढ़िया खाते हैं। प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त है, प्रेजेंटेशन मैटर्स। और आज के सुपरफिशियल वर्ल्ड में, जहां पर जिस एरा में हर आदमी भाग रहा है और एक्सप्रेशन ऑफ एरा है, कहीं ना कहीं दिखावा बहुत है चीज़ों का, तो लोगों को चाह के या ना चाह के ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और अक्सर बहुत सारे लोग आपको जज कर लेते हैं आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे। आपने प्रोडक्ट दिया टॉप का 1 नंबर, आप दे रहे हो बिल्कुल ओरिजिनल देसी गाय का घी, गंदे से डब्बे में थैली में दे दो, आदमी कहे क्या दे दिया। आप दे दो मिलावट वाला घी और आप बढ़िया सा बना दो, ऑर्गेनिक वगैरह सब लिख के आप बोलो जी 2000 रुपये किलो है, वो कहेंगे यार लिखा है तो होगा ही, जो चलता भी है मार्केट। तो और प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड चीज,
प्रेजेंटेशन जिसके अंदर पैकेजिंग भी आती है, और पैकेजिंग के साथ आप लोगों को पब्लिकली अपना प्रोडक्ट कैसे दिखाओगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना। और थर्ड एंड द लास्ट, कि जब आप प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग एज अ फाउंडर एक प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, मार्केटिंग करनी ज़रूरी भी है, बट हमारे को हमेशा ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि मार्केटिंग की जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैग बोलते हैं, ऐसा ना हो कि कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है, जिसको हम दूसरे सर में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब एक कस्टमर को लाने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं D2C ब्रांड रन करता हूँ, मैं मार्केटिंग कैंपेन चलाता हूँ और मैं कहता हूँ जी एवरेज 2,000 रुपये का मेरा मीडिया जब स्पेंड होता है, फेसबुक ऐड चलती है तो जाके मेरी एक सेल आती है। फिर सवाल अगला ये आता है कि जी सेल कितने की आती है और उसमें कितना मार्जिन है। अब आप बोलो जी मेरा प्रोडक्ट एवरेज 10,000 रुपये का है, मार्जिन कितना है जी 10%, तो भाई 10% मार्जिन है तुम्हारा, 1,500 रुपये तुम्हारे पर बंदे की कॉस्ट आ रही है, तुम जा कहाँ रहे हो, लॉस में जा रहा है, ऐसे तो आप कभी उठ ही नहीं पाओगे। तो थर्ड एंड द मोस्ट टेक्निकल इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इस चीज को ध्यान में देखना। सिर्फ इस बात से खुश हो जाना मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने पैकेजिंग धुएंधार कर दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इतनी बढ़ा ली, मार्जिन है नहीं, फिर भी हम सोच रहे हैं बहुत बढ़िया है, विल नॉट गोइंग टू वर्क। दीज आर द 3 प्राइमरी मोटा मोटा फैक्टर्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेवल पे ध्यान रखने जरूरी है इन ऑर्डर टू टेक ऑफ सक्सेसफुली या स्टेबल तरीके से आगे बढ़ने के लिए। ओके। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को मार्केट में स्टार्टिंग में कैसे लॉन्च करें ताकि जो नए लोग हैं, जो नया स्टार्टअप रन कर रहे हैं, उनको एक टाइमलाइन या आप समझ सकते हो उनको एक हाइट मिल सके कि वो जल्दी ग्रैब कर सके लोगों को, रेदर देन ज़्यादा पैसा स्पेंड करके तो डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे, चाहे फेसबुक पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, वो दुनिया को पता है। बट क्या ऐसा कोई हैक या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमें बताना चाहो कि जिसके थ्रू अपना प्रोडक्ट या सर्विस को हम थोड़ा बेटर तरीके से लोगों को पहुंचा सकते हैं विद कम कॉस्ट या फिर ऑर्गेनिकली? अभी जो बेस्ट ऑफ द ट्रेंड्स में चल रहा है, ऑब्वियसली द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल इज डिजिटल मार्केटिंग, और उसमें भी अगर मैं बहुत प्रिसाइज हो जाऊँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं वर्क नहीं भी करती है, बट अधिकतर लोगों के लिए अगर आपने ढंग से कैंपेन को डिजाइन करा है, सही इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा है, सही कंपनी एजेंसी को रोप इन करा है और वो आपके लिए राइट इन्फ्लुएंसर को रोप इन करती है, तो डेफिनेटली आपको इम्पल्स बहुत जल्दी मिलेगा, इंस्टेंट ग्रोथ मिलेगी, अच्छा आप लेवल तक लोगों को टच कर पाएंगे और आपको इमीडिएट शूट अप मिलेगा और बहुत अच्छी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी मिलेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट सर्विस जिसमें भी आप हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ग्रेट। एंड अगर आप स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल डिजिटल तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब वो आपकी एक मैंडेटरी नीड हो चुकी है। क्योंकि जब भी कोई आपको देखेगा वो डेफिनेटली आपको ढूंढेगा, ढूंढने के बाद अगर उसको चीज़ें सही नहीं मिलेंगी तो फिर उसको परसेप्शन हो जाएगी कि यार पता नहीं कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, तो वो तो आपको बेसिक लेवल पे करनी ही पड़ेगी। बट जैसा आपने कहा, टू बी वेरी प्रिसाइज, रॉकेट लगाने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ऑर्गेनिक में हमें कुछ चीज़ें, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आजकल लोग बिहाइंड द सीन्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने ब्रांड पे, अपने प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि एक्चुअल में इनकी टीम कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है। तो बिहाइंड द सीन्स मुझे भी पर्सनली लगता है, मैं भी एक एज अ कस्टमर सोचूं तो मैं भी जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ सामने वाली कंपनी से कि यार ये कितनी मेहनत कर रही है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लोगों तक भेजने के लिए, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो पाता है। तो वहाँ मुझे लगता है शायद वो उनका 40 to 30% प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। यार एक बिहाइंड द सीन्स वो कितना ज़रूरी है? सी बिहाइंड द सीन्स इज नथिंग, इट्स बिहाइंड द सीन्स इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी, Right. सीधी सी बात है। तो डेफिनेटली आज की डेट में बिहाइंड द सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी कस्टमर के साथ होना बहुत ज़रूरी है, और जितना आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे उतना आसान होगा कस्टमर को अपने बारे में बताना, और उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम हो जाएगी। इसका सिंपल और लॉजिकल कारण ये है, आज के डिजिटल एरा में जहाँ पर हम AI ML से सब कुछ कर रहे हैं, आज की डेट में लोगों को ये पता है कि जी कुछ भी AI से कर लो आप, एनीथिंग यू कैन डू। तो लोगों को हमेशा एक डाउट रहता है, कोई भी बड़ी सही सी चीज़ आती है ना, उनको डाउट रहता है कि यार ये ऑथेंटिक रियल है या नहीं है, कुछ झोल तो नहीं है। तो द मोमेंट यू शो द बिहाइंड द सीन्स, जैसे ही आप BTS दिखाते हो अपने, वैसे लोगों के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि नहीं, अगर ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो सच में इनका प्रोसेस ऑर्गेनिक है। अगर ये बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर हम अपने बिजनेस के साथ
कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम कर रहे हैं। तो वॉट एवर इज योर बिहाइंड द सीन्स, वो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर के साथ जो वो बॉन्ड होता है उसको बहुत सुंदर इस्टेब्लिश करता है। एंड आज की डेट में अगर आपका कस्टमर बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है तो नथिंग लाइक दैट, यू हैव वन द कस्टमर, कस्टमर को जीत लिया आपने। तो एक एंटरप्रेन्योर जो अभी अपना एक स्टार्टअप रन कर रहा है या चला चुका है या चला रहा है, किस तरीके से वो उसको एक हाइट पे लेके जा सके, एक फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंडरी, अगर एक पर्सन जो भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या किसी तरीके से कोई इशू उसको आ रहा है, वो कैसे मेंटोर कर सकता है? क्योंकि आज के टाइम पे जो मुझे लगता है, हमें शायद बहुत चीज़ें पता होगी लेकिन मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। कैसे नेटवर्किंग करे, किस तरीके से अपने आप को मेंटोरशिप दे, अपनी टीम को दे सके? देखिए, सबसे पहला इसमें 2 सवाल हैं। जो आपने पहला बोला, मैं पहले उसको ले लेता हूँ। बिल्कुल। एज यू राइटली सेड, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीज़न, और ये बिल्कुल सही है कि आपका मेंटर होना ज़रूरी है। इसका लॉजिकल रीज़न है क्यों। हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, बट मेंटर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के इलेक्ट्रॉनिक एरा में इतनी डिस्टॉर्शन और नॉइज़ है, कभी ना कभी आपको ऐसा आदमी ज़रूर चाहिए जिसके साथ जब आप शेयर करो तो वो आपको बता सके आप कहाँ गलत हो। स्टार्टअप के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जहां पर जो एक स्टार्टअप फाउंडर को एक कन्वेंशनल बिजनेस ओनर से अलग बनाता है, और क्योंकि वो बिजनेस ओनर्स के अंदर नहीं होता इसलिए वो कभी स्टार्टअप नहीं बना पाते। और वो प्रोसेस क्या होता है? लर्न, सीख लिया। अक्सर लोगों की आदत होती है जब हम कुछ सीख लेते हैं ना तो हम कहते हैं अरे हमें तो आता है यार, हमें तो आता है। हमारी अननोइंगली ईगो भी डेवलप हो जाती है। बट स्टार्टअप का एक रूल है, बड़ी बारी जब आप लर्न करते हो ना कुछ, तो वो भी अधूरा या गलत होता है या उससे बेहतर कुछ और होता है। बट वो बेहतर को लेने के लिए पहले दिमाग एक्सेप्ट करे कि यार मैंने जो करा है ना कुछ और मुझे करना है। तो इसलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं लर्न, अनलर्न, रीलर्न। ये जो लेग है ना अनलर्न, कि जो आपने सीखा उस बात को एक्सेप्ट करना कि नहीं यार कुछ तो दिक्कत है, नहीं यार और सीखना है, कुछ तो और सीखना है, नहीं यार ये मेरा गलत हुआ है, नहीं यार उसने इतनी बड़ी गेम करी है तो मेरे को पूरी गेम को रीस्टार्ट करना है। अधिकतर लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि वो इस बात से ही स्ट्रगल करते रहते हैं कि यार मुझे तो आता है, मैंने यहां तक की सक्सेस करी है तो मुझे आता है तभी तो करी है। बट आप ये भूल जाते हो, देखा जाए तो सक्सेस की डेफिनेशन में एक कंपनी बना के चलाना, 5 करोड़ की टर्नओवर, ये भी एक सक्सेस है। यूनिकॉर्न बनाना ये भी सक्सेस है तो दोनों सक्सेस। बट अगर आप एस्पायर करते हो यूनिकॉर्न तो आपको समझना पड़ेगा हर चीज के बनाने का प्रोसीजर है। आपको चाय की रेसिपी से मैंगो शेक नहीं मिलेगा। तो यूनिकॉर्न के लिए यूनिकॉर्न की अप्रोच चाहिए। है तो दोनों सक्सेस, अपनी अपनी प्रायोरिटी है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी अपनी एस्पायरेशन है। बट हर काम के लिए आपको वो रेसिपी यूज करनी पड़ेगी। राइट मेंटोर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है तो? कुछ ऐसा नेटवर्क हो, किस तरीके से? देखिए, कुछ अगर ऑब्जेक्टिव तरीके बताऊं स्टार्टअप के संदर्भ में, आप जितनी भी स्टार्टअप मीट्स होती हैं आप गूगल करेंगे, बहुत स्टार्टअप मीट्स होती हैं, फॉलो कीजिए उन पेजेस को, सारी स्टार्टअप मीट्स को अटेंड कीजिए। बहुत सारे एक्सेलरेटर है जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, वी फाउंडर सर्कल है, फार्ड नेटवर्क है, ऐसे और बहुत सारे एक्सेलरेटर है, आई एंजल नेटवर्क है। आप उनको फॉलो करें, उनकी मीटअप्स में जाएं। जब लोगों से मिलोगे, नए फाउंडर्स से मिलोगे, वहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं, लोगों से मिलोगे तो आपको किसी ना किसी से आप कनेक्ट करोगे, किसी से आप कनेक्ट करोगे, कोई आपसे कनेक्ट करेगा, और जिससे आपकी वेवलेंथ मिलेगी और आपको पता लगेगा तो आपको कहीं ना कहीं एक राइट फाउंडर भी मिले और राइट मेंटोर भी मिलेगा। दैट्स वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, और ये आपको करना चाहिए अगर आप स्टार्टअप जर्नी में हो कि अपनी मीटअप्स वगैरह को ज़रूर करो। नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। बिल्कुल, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया एक जो करना ही चाहिए। सब्जेक्टिव तरीके में मैं समझता हूं मेंटर ढूंढना ये अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं नेचर आपको कनेक्ट कराती है जब आप अपने आप को किसी को सौंपने के लिए तैयार होते हो। किसी को मेंटर बनाने के लिए रूल 1 ये होता है कि आप सौंपने के लिए समर्पित होने को तैयार हो। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको मेंटर तो रखना होता है बट समर्पित नहीं होना होता। तो उनको मेंटर रखना होता है फॉर सो कॉल्ड सेइंग कि ये मेरे मेंटर है। तो मैं एक ये बात गारंटी बता सकता हूँ कि जो आदमी दिल से भाव से समर्पित नहीं कर सकता उसको कभी भी राइट मेंटर नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया
तो राइट मेंटर उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा और ना ही करना चाहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरी चीज, अपने आप को रेडी करना। वो कहते हैं ना, पिच को रेडी करो जी गेम खेलने से पहले। तो मेंटर मिलना, कि जिस दिन तुम्हारे सामने सही रियलाइज मेंटर खड़ा आया हो और तुम उसको पकड़ लो और वो तुम्हें जांच ले कि चल ठीक है भाई मैं मेंटर करूंगा, उसके लिए अपनी पिच को रेडी करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। और इस चीज को आप खुद मंथन करो कि हाँ जी मुझे मेंटर चाहिए, भाव से समर्पित होने के लिए रेडी रहो। कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी जरूर मिलेगी जब आप ऐसी नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएंगे। तो अब एक बहुत बड़ी चीज़ जिसको लोग कहते हैं फंडिंग, क्या एक न्यू एंटरप्रेन्योर को या किसी भी पुराने एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप किसी भी चीज़ को इनिशियल स्टेज पे फंडिंग लेनी चाहिए या बूटस्ट्रैप ही रखना चाहिए? देखो ये भी अपना अपना क्वेश्चन, ये भी अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगेन कोई थंब रूल नहीं है, बट इसमें फिर भी अगर हम कुछ रूल्स बोले, अगर वेंचर फंडेबल है, जैसा मैंने पहले बोला था ना सबसे शुरुआत में, बिजनेस और स्टार्टअप आइडिया फंडेबल है, तो उस केस में हम बात करते हैं कि फंडिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सक्षम हो और आपको लगता है कि आप अपने दम पे कर सकते हो, तो मैं कहूंगा पहले फंडिंग मत लो, बूटस्ट्रैप ही करो। दूसरी बात, अगर आप सक्षम नहीं हो, आपको दिक्कत आ रही है, फंडेबल है, तो बिल्कुल फंडिंग लेनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। तीसरी बात, आप सक्षम हो और फिर फंडिंग कब लेनी चाहिए, तो आप सक्षम हो तो बूटस्ट्रैप पे शुरू करो, और उसमें जैसे ही आपको बूटस्ट्रैप पे क्लियर हो जाए और आपको पता है बड़ा करना है, तो बिल्कुल इमीडिएट फंडिंग तब लेनी चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि स्टार्टअप के अंदर स्पीड ऑफ स्केलेबिलिटी भी मैटर करती है। आज आपने एक आइडिया शुरू करा, आप पायनियर हो, यू आर द बिगिनर, बट आपने 1 साल तक बढ़िया बिजनेस करा, आप कह रहे हो अभी करेंगे करेंगे अपने दम पे करूंगा, 6 महीने बाद कोई और आया सिमिलर लाइन ऑफ आइडिया और फंडिंग से उसने एकदम से फैला दिया पूरा नेटवर्क, आप पीछे रह गए। लाइक जोमेटो, जैसे फूड पांडा आया था, बस बिल्कुल करेक्ट, आप पीछे रह गए। तो कहने का मकसद क्या है कि स्पीड ऑफ स्केलेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। तो एक पॉइंट के बाद जब आपको वो वेट हो जाए तो आपको बिल्कुल फंडिंग में जाना चाहिए, सिस्टमैटिक फंडिंग। अब ये तो हो गया स्टार्टअप की, बिजनेस की बात। नाउ बहुत सारे लोग इसको भी एज अ स्टार्टअप देखते हैं, जो अपने आप को एज अ क्रिएटर फाउंड करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो। ये भी एक बिजनेस में हो सकता है फॉर श्योर। कि एग्जांपल हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉडकास्ट भी एक टाइम पर कमर्शलाइज होगा। जो कुछ है भी, कुछ करेंगे भी। नहीं, वो कमर्शियलाइज है, आज भी है, आज भी है, बट जैसे बहुत लोगों को जो लगता है कि पॉडकास्ट इज जस्ट वन ऑन वन टॉक, वो भी है, बट कमर्शलाइजेशंस भी है उसमें। ये भी एक बिजनेस बोल सकते हैं। तो आपने तो बहुत सारे यूट्यूबर को भी ट्रेन किया है, इन्फ्लुएंसर को भी ट्रेन किया है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्रिएटर के अंदर इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए या एक इन्फ्लुएंसर को ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों में? क्योंकि मैं समझता हूँ इन्फ्लुएंसर एक अलग पर्सन होता है, क्रिएटर एक अलग पर्सन होता है। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, इसको आप एक तरीके से सोलोपेन्योर बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक आदमी ने खुद ही अपने आप को चलाया। सोलोपेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और आज की जो बड़ी आयरनी है, वो आयरनी ये है, इन्फ्लुएंसर बिजनेसमैन बनना चाहता है और बिजनेसमैन इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। फेम नहीं है उसके पास, उस पे पैसा नहीं। ये बहुत बड़ी कहानी हो चुकी है। हाँ। मतलब ये ऐसी अब वेव चल रही है। ये इन्फ्लुएंसर कहता है यार अब मेरा धंधा सेटअप करना है, धंधा वाला कह रहा है यार मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। ठीक है, तो देखिए, सोलोपेन्योर होना ये अपने आप में दोनों साधना है। दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जर्नी है। दोनों की जर्नी में कमेंडेबल है, क्योंकि दोनों ने तप करा है, तपस्या करी है, उसके आउटकम अलग अलग हैं। बट थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम बात करें, सोलोपेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप तक जाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक होना, मतलब उसको सेल्फ सेंट्रिक थोड़ा कम करना पड़ेगा। कहने का मकसद क्या है, अक्सर क्या होता है कि जब हम एज एन इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर होते हैं ना, तो हमें पता नहीं लगता, हम अनकॉन्शियसली ना सेल्फ सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे अंदर ना चाह के मैं डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हमें लगता है कि हमने ही सब करा, हम ही हैं, राइट। तो जब अगर आपके अंदर अनकॉन्शियस मैं डेवलप हो गई, आप व्यक्ति ऐसे नहीं है, बट होता है ना, हो जाती है।
तो वो जो मैं है ना, वो मैं हमेशा एक टीम कभी नहीं बनने देगी, और अगर टीम नहीं बनने देगी तो आप कभी स्टार्टअप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, आज आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो, बड़े क्रिएटर हो, आपको यूट्यूब से अच्छा पैसा आता है, आपको एज अ इन्फ्लुएंसर आपको अच्छी स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, कोलैब्स मिलते हैं, आप पैसा ठीक ठाक कमा रहे हो, बट पैसा कमाने के साथ आपने 2-3 बंदे भी रख लिए, बट बिल्डिंग अप अ टीम इज नॉट अबाउट जस्ट अर्निंग मनी और गिविंग मनी, इट इज अबाउट कि हम उन लोगों में बिलीव ला सके, वी कैन बिलीव इन आवर टीम, वी कैन गिव द ट्रस्ट, हमें वो भरोसा है कि नहीं यार वो कर सकता है, अपना विश्वास देना, बिलीव करना, वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप आदमी के अंदर जब मैं रहती है तो वो ये नहीं कर पाता। तो मैं अक्सर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से व्हेन आई मीट, एज यू राइटली सेड दैट्स ट्रू, ऑन द लाइफ जर्नी एज अ लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योरशिप पे, बहुत सारी जगहों पे आई हैव बीन मेंटरिंग लॉट ऑफ पीपल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक चैनल भी देखोगे, फैश मेक स्टाइल कशिका चौहान, शी हैज़ अ गुड फैमिली ऑफ 3-4 लाख की उनकी यूट्यूब फैमिली है, शी इज़ अ फैशन इन्फ्लुएंसर, नायका के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर में भी आई वो, और इफ़ यू विल सी हर चैनल एज वेल। तो इंजीनियरिंग टाइम पे शी इज़ एन इंजीनियर, तो उसने जब शुरू कर रहा था तो एक टाइम पे वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई, सर मेरा तो फैशन में बना, मैं क्या करूँ। तो देन आई मेंटर्ड हर एंड शी टुक अ डिसीजन एंड शी फॉलोड हर गट, अपनी अंदर की बात को, आवाज़ को सुना और करा, एंड टुडे शी इज़ डूइंग फैबुलस एज अ क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बोथ, कोलैब भी करती है और अपना कंटेंट भी अच्छा डालती है, और शी इज़ डूइंग वेरी गुड, राइट। तो उसने बहुत सारी मतलब चीज़ें डाली हुई, उसकी डिजिटल जर्नी जब मेंटर करी, शुरू करी। बट अगेन हैविंग सेड दिस, जैसा मैंने कहा, सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप तक की जर्नी स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन पीपल। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे मैं इन्फ्लुएंसर से मिलता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर में अनकॉन्शियसली व्यक्ति वो ऐसे नहीं होते, बट मैं आ जाती है, और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत। आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो थोड़ा बहुत फेम उन्हें मिला है। करेक्ट, वो कहते हैं कि पैसा होने से कुछ नहीं होता, विजन भी होना चाहिए खर्चने का। राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे बहुत केस है, मैं आपको ऐसे मैं व्यक्तिगत लोगों को जानता हूँ। गुड़गांव साइड, जब गुड़गांव पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, गुड़गांव गांव था ये, गुड़गांव, बाद में गुरुग्राम हुआ नाम, गांव था ना, तो गांव था, लोगों गांव में जमीन थी, जब डीएलएफ ने इसको ट्रांसफॉर्म करा, मैं व्यक्तिगत ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज की डेट में, जिनकी रातों रात पूरी जिंदगी पलट गई, और आज की डेट में उनको नेट 1 महीने का 1 करोड़ रुपए रेंट आता है बैठे बैठे। बट वो रेंट 1 करोड़ हर महीने आने के बाद भी वो क्या कर पा रहे हैं? विजन नहीं है ना उनके पास। दे हैव मनी, गुड मनी, वो 10 गाड़ियां खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद ली, कुछ बड़ा बना लिया, ऐश मार ली, बट वेयर टू टेक दैट मनी? तो सिर्फ लक्ष्मी को आना जरूरी नहीं है, उसको इस्तेमाल करना भी आने चाहिए। इसलिए कहा गया है बड़ी सुंदर वाक्य में कि लक्ष्मी हमेशा खड़ी होती है और सरस्वती बैठती है। तो सरस्वती का होना जरूरी है, अगर लक्ष्मी खड़ी को संभालना आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो आज यहाँ खड़ी है तो कल कहीं और खड़ी होगी, बट सरस्वती बैठ जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपको एक बार ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान से आप लक्ष्मी को भी मैनेज कर सकते हो सुंदर तरीके से, अपनी भलाई के लिए, कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली, लोगों के फायदे के लिए, हर चीज के लिए। एक क्रिएटर को, मैं अभी फिलहाल स्पेसिफिक बात करूंगा एक यूट्यूब क्रिएटर को, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ और आप भी हो। तो मैं वैसे अपने आप को क्रिएटर की जर्नी में कम मानता हूँ, बट हाँ ठीक है, मतलब आपने काफी लोगों को ट्रेन किया है, तो हाँ, मतलब मेरा कंटेंट भी है, आई एग्री, बट मैं उसको मोर ऑफ, मेरे लिए वो ये है कि जो मैंने हाथ जलाया है, हाँ, मैं लोगों को दे सकूं, मेरी इच्छा वो है। मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिल से बताऊं, मेरे मन में कहीं भी ये इच्छा नहीं है कि मेरे को कल को लोग टैग करें वो यूट्यूब क्रिएटर, मैं वो क्रिएटर वाला टैग कभी भी नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, जो प्रभु इच्छा मिल गया, बट मेरा मेन पर्पस यही होता है कि जो मेरे को आया है, जैसे पॉडकास्ट में आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आई कैन शेयर विद पीपल। हाँ, तो ऐसी जैसे मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ और दूसरे लोग हैं, हाँ, आप ये समझ लीजिए जो एक यूट्यूब जर्नी बहुत पहले से कर रहे हैं, कुछ लोगों ने स्टार्ट करी है, कुछ लोग स्टार्ट करना चाहते हैं आज के टाइम पे, क्या स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो दूसरों से अलग रह सके? देन सेकंड थिंग, धीरे धीरे ही सही, मैं नहीं बोलूँगा एकदम फास्टेस्ट वे तो कोई नहीं होता ग्रो करने का, आपको कंटिन्यूस चीज़ें डालनी पड़ती है, अपना कंटेंट बनाना पड़ता है, द कंटेंट इज़ किंग, जो हमेशा राइट है। फिर भी क्या ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कोई हैक या कुछ भी चीज़ जो आप बताओ, क्योंकि आपने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट वो धीरे धीरे ग्रो कर पाए? देखो, ये क्वेश्चन मैं फिर भी एक लेवल पे एड्रेस करूंगा, इसलिए एड्रेस करूंगा, मैंने बहुतों को ट्रेन करा है
उनकी डिजिटल जर्नी एज अ लाइफ कोच, लीडरशिप, सब लेवल पे। बट एक आदमी को पूरा इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है उस पर मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद अभी मैंने इतना बड़ा मैं खुद क्रिएटर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी इस जर्नी में हूँ, बट कुछ थंब रूल्स जो एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। देखिए 2012, 14, 16 पैंडेमिक और आज, इसमें जमीन और आसमान का ट्रांजिशन कब आ चुका है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक के बाद से कंटेंट फ्लड आ चुका है, भीड़ आ चुकी है, कंटेंट की भीड़ है। जिसको देखो वीडियो बना रहा है, फोन से कहीं खड़ा है वीडियो बना के डाल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। तीसरा, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। हमारे को आदत हो चुकी है, रील और ये शॉर्ट्स ने ना हमारे माइंड को इस तरीके से कर दिया कि हमारे अंदर हमेशा खलबली रहती है। फोन पकड़ेंगे, अब उससे क्या हो चुका है कि साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस लेवल पे ना हम स्थिर होकर कुछ देख ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो ये पॉडकास्ट में अभी जो हम कर रहे हैं यहां तक पहुंचे नहीं होंगे, बड़े सारे व्यूअर पीछे ही निकल गए होंगे। क्यों? स्थिरता नहीं है हमारे अंदर। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आज की डेट में जो जर्नी शुरू करना चाहते हैं उसमें कुछ थंब रूल्स बड़े क्लियर है। नंबर 1, आप जो भी चीज बना रहे हो उसमें आपको कंटेंट में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरा, कंटेंट का निश बहुत क्लियर होना चाहिए। आप इसको बड़ा सरल तरीके से हम ऐसे बोलते हैं, रिचेस लाइज इन द निशेस। जितना ज्यादा आप लेजर बीम बनोगे उतना ज्यादा रस निकलेगा। तो रादर देन सेइंग कि मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाऊंगा, इसका यूट्यूब चैनल है, बेटर इज यू से कि मैं 11th 12th को सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। द बेस्ट एग्जाम्पल इज फिजिक्स वाला, यूट्यूब से शुरू करके यूनिकॉर्न बनाया, करेक्ट। तो सेकेंडली, निश हैज टू बी वेरी क्लियर। थर्ड, मेरा जो मानना है इस जर्नी में, इस जर्नी को जो लोग दिल से करना चाहते हैं वो जरूर करें। वो क्यों करें उसका कारण है। हो सकता है माइट भी आप क्रिएटर ना भी बनो, बट इस जर्नी में आपकी जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, जो आप अपने आप को अंदर से बाहर निकालोगे, वो अपने आप आपको एक बहुत बेहतर व्यक्ति और अपने आप आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हो तो उसके लिए आपको खुद इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना पड़ता है। अपने आप को कैरी कैसे करना है, जो आप बोल रहे हो वो लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ आपको तैयारी करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को इतना उठा देती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत बन जाती है। सो आई वुड से ज़्यादा बिना दिमाग लगाए, विदाउट अप्लाइंग एनी एनालिसिस पैरालिसिस, अपना निश डिफाइन करो, किस एरिया में आप बड़े स्ट्रांग हो। आपको लगता है मुझे खेल खेलना आता है, बैडमिंटन खेलना आता है, बैडमिंटन के ट्यूटोरियल बना दो, छोटी चीज बना दो। ठीक है जी, आज हम बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं, हम समझेंगे बैडमिंटन में क्या क्या होता है। पहले आज बात करेंगे कि बैडमिंटन के बेसिक रूल की वीडियो, कोर्ट साइज ये होता है, नेट ये होता है, नेट इतने टाइप के होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। देन रैकेट का वेट होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जिस चीज में आता है आप उस कंटेंट को फाइनल करो, उस कंटेंट पे एक बैठ के आराम से सीरीज स्टेप बाय स्टेप बनाओ, क्या क्या वीडियोस आप अलग अलग डालोगे। कुछ इसके और टेक्निकल तरीके भी हैं जिसको आप सर्च कर सकते हो कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं गूगल पे, दैट्स अनदर वे। बट पहले बेसिक लेवल पे आप एक वो प्लान करो। एंड थर्ड, जस्ट गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग टू मच। अगर क्रिएटर नहीं भी बने, एक व्यक्ति जिसकी बेटर पर्सनालिटी हो जाएगी वो तो बन ही जाओगे कहीं ना कहीं। थैंक यू जो आपने 3 अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा और मुझे उस क्रिएटर का नाम याद नहीं आ रहा, तो जो मैंने आपसे सेम क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा तो उनका आंसर ये था, क्रिएटर वो नहीं होता जो किसी दूसरे को देख के बनता है, क्रिएटर वो होता है जो एक्चुअल में वो करना चाहता है। बिल्कुल सही। यूट्यूब को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में किसी भी क्रिएटर को उठा के देख लो, कहीं से भी, वो उसी चीज में ही एक्सपर्ट और उसी चीज में सबसे आगे है जो वो करना चाहता था, पसंद है। व्हाट यू लव टू डू, जो आपका पैशन है। मुझे बातें करना पसंद है तो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मेरा आप समझ लो पैशन है, नए नए लोगों से मिलना। और मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, आप वो दूसरों को लोगों को देख के इन्फ्लुएंस मत हो कि हाँ मैं ये कर रहा तो मैं भी ये करूँ। करेक्ट। आप अपनी चीजों को जानो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, आप बैडमिंटन को स्टार्ट कर सकते हो अगर आप आते हो। जो अगर आपके पास कोई हुनर है ना तो आप समझ लो आपकी आधी रेस जीत गया। बिल्कुल। आप कहते हो जी मुझे इसका हुनर पूरा है, कुछ भी हुनर हो सकता है यार, आई डोंट नो। आपको घर बनाने का हुनर है, आप कहते हो मुझे घर के नक्शे बनाने आते हैं, घर के नक्शे बना के डाल दो। ठीक है भाई, इतने बाय इतने गज का प्लॉट साइज है, इस प्लॉट में आपको बड़ा सुंदर सा नक्शा देते हैं जी, आइए अपने घर के लिए बनाओ। वीडियो देख रहे हैं जो आज दवा के वीडियो है जी, मिलियन व्यूज है। आपने देखा होगा वो यूट्यूब पे एक पर्सन है जिनकी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन वो हो चुके सब्सक्राइबर, जो एक ट्रक ड्राइवर है।
अच्छा ओके जो मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं, वो ट्रक चलाते हैं और जो ट्रक का रूटीन होता है डेली, इंडियन ट्रक की बात कर रहा हूँ, ओके वो रूटीन खाना शेयर कैसे करते हैं। बनाना, आज उनके हाँ। 1.5 मिलियन से ज्यादा के सब्सक्राइबर Then? है, मतलब वो पूरा शिफ्ट हो चुके हैं यूट्यूब पे। Then? उन्होंने कुछ नया नहीं करा, बस उनके बेटे ने उनके इंसिस्ट किया आप वीडियो बनाओ, मैं उसका एडिट करके डालूंगा, बस बस बात खत्म, कुछ So नया that's- नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपका ना लालच ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे यहाँ से ना पैसे कमाने हैं। मैंने कहा ना आपको, मैंने एक बड़ा रीजन दे दिया सबको, पैसे भूल जाओ, व्यूज भूल जाओ। मैं कह रहा हूं इस पे 10 व्यूज आए, बट आप एक इंसान इतने बेहतर बन जाओगे, आप कहोगे यार मेरा स्किल सेट इनहेंस हो गया। कल को अगर कहीं नौकरी करने जाओगे, इंटरव्यू दोगे, तो आप बोल पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। जहां आपको 30,000 रुपए की नौकरी मिलनी थी, आपकी सिर्फ अच्छे से प्रेजेंट करने की वजह से आपकी 10-15,000 वैल्यू तो वैसे ही बढ़ गई। तो आपका गया क्या? एज सिंपल एज दैट। सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टार्ट, नॉट थिंकिंग अबाउट कि अरे यार चलेगा नहीं चलेगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। अरे कोई नहीं देखेगा यार, वीडियो बना के डालिए, उस जर्नी की वजह से तुम्हारा बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, मैंने पर्सनली पिछले 1.5-2 सालों में बहुत एक्सपीरियंस किया है, जो मैं पहले था और अब मैं जमीन आसमान का फ़र्क है पूरा का पूरा। हाँ। चाहे मेरा वो बात करने में हो, चाहे नेटवर्किंग करने में हो, करेक्ट, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ। राइट। तो अब वो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छी चीज़ हुई है कि मैं जब से कंटेंट क्रिएशंस में आया हूँ। और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कंटेंट है, चाहे वो रील्स हो, वो मैं सबको लोगों को कहना भी चाहूँगा कि मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे आप हो या कोई भी, आप जितना भी शॉर्ट कंटेंट देखते हो, लाख में से सिर्फ एक लोगों को याद रख पाएंगे कि ये कंटेंट, बहुत लाख में से 1 या 2 लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट कंटेंट में अपना ब्रांड बनाया है, जिनको लोग याद कर पाते हैं। उसका कारण है ना, जितनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो आती भी बड़ी तेजी से और जाती भी बहुत तेजी इसलिए पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, जो बहुत लोग सुनते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है, लोग पॉडकास्ट में सुनते हैं। जो जिनके पास पेशेंस है, स्थिरता है लॉन्ग टर्म सुनने की, उनके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है काम करने की। बिल्कुल। जो शॉर्ट टर्म होते हैं उन पे नहीं होती। Correct. तो पॉडकास्ट का विज़न भी लोगों में चेंज हो रहा है, तो इसलिए बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत रियली पसंद है जो लोग पॉडकास्ट करते हैं कि यार बहुत चीज़ें बदली। अब पहले लोग रील पे फोकस करते थे कंटेंट Correct. बनाने में, कैसे शॉर्ट्स बनाने, अब उस पर फोकस नहीं है, बहुत लोग शिफ्ट होके आ चुके हैं पॉडकास्ट पे। करेक्ट, ट्रू। और बहुत ज़रूरी है, आप हमारे साथ बैठे हो, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स लोगों तक पहुँच रही है, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो पहुँच सके। नहीं नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल इट्स अ है। ग्रेट वे यू कम टुगेदर। कहते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं पता होता, यहीं पर देखने वाले कितने सारे व्यूअर्स होंगे, शायद किसी को अपनी एक वो एक 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 रोशनी की किरण मिल जाए जिससे वो कमान पकड़ ले। सो यू नेवर नो कहाँ पर क्या चीज़ निकल के आ जाए। तो मैं पॉडकास्ट को कैसे देखता हूँ, एक ना शुरू से हमारे आपके भी पेरेंट्स, दादाजी सब कुछ होंगे, वो एक शुरू बोलते हैं ना सत्संग सुनने जाते हैं। सत्संग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? सत्संग, संतों की संगत को सत्संग बोलते हैं। अगर इसको मैं आज की युग के हिसाब से, लॉजिकल लोगों के हिसाब से बोलूं, सो कॉल्ड जेन जी वालों के हिसाब से, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इज अ सत्संग। जो आपको पॉजिटिव बात करे, फॉलो करो ना करो वो आपकी बात है, बट बैठे बैठे मान लो आप यहां बैठे हो, इसको आप ऐसे समझो, आपको मैंने एक जगह पे बिठाया और पास में कूड़ादान है, कूड़ेदान की फ्यूम्स, हवा, गैस आती रहती है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी तबीयत धीरे धीरे डिटेरियोरेट होगी नहीं होगी? बिल्कुल। यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो बहुत बारी कभी आप एक्शन ना भी लो, बट अगर आप उस संगति में जाते हो ना तो आपको फायदा होता है। तो इसलिए वो कहते थे भाई सत्संग सुनो, पॉडकास्ट इज जस्ट अ मॉडर्न वे ऑफ सत्संग। बिल्कुल right. तो मैं कहता हूं पॉडकास्ट इज अ मॉडर्न सत्संग। करो भी और सुनो भी। यस। सो पॉडकास्ट को अभी सुनो जरूर, करो तो बहुत अच्छी बात है, ना करो तो भी ये सुनना आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो जाएगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं नॉक करते करते आपको बेहतर व्यक्ति बनाई दे। बिल्कुल। और इसको जितने भी लोग देखेंगे तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपका भी पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा सारे सुने और हमारा भी सुने। हाँ, और जितने लोग इसको देखेंगे और सुनेंगे, मुझे लगता है कितने भी लोग हो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ इंसाइट उन्हें मिल पाएगी। राइट। कुछ डाउट्स होंगे, जो पर्टिकुलर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस या स्टार्टअप की चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनकी इंसाइट जो है क्लियर हो पाएगी। वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एटलीस्ट हमारी बातों से लोगों की जो चीज़ें डाउट है वो क्लियर कर पा रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उज्जवल भाई से पूछ के उसका आंसर दे दूँगा, या फिर वो डायरेक्टली आके खुद आंसर करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब जाने से पहले आप कुछ 2-4 लाइन या कुछ भी जो हमारे व्यूअर लिसनर्स को बोलना चाहो।
मेरा यार यही मतलब व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है और एक आपके लिए मैसेज है। व्यूअर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटी, एंडलेस पॉसिबिलिटी है यार। वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल का जो सही महीना होता है देखने का नज़रिया है इम्पॉसिबल, कुछ लोग इम्पॉसिबल पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको पढ़ते हैं इम्पॉसिबल इक्वल टू आई एम पॉसिबल। तो ये नज़रिए का खेल है। आज का युग फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, फुल ऑफ एवेन्यूज़ है, घर बैठे बैठे सब कुछ हो सकता है। सिर्फ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, सही सोच का नज़रिया, पॉजिटिव माइंडसेट, कुछ करने के लिए एक्शन लेने का जज्बा और ज़्यादा दिमाग ना लगा करके बढ़ जाओ और कुछ कर जाओ। विद दिस माइंडसेट गो फॉरवर्ड, टेक एक्शन। जो दिल में इच्छा है उसको करो, रोको मत। एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप करो, कोई स्किल सीखना चाहते हो स्किल करो। अगर कहीं एज अ फाउंडर एंटरप्रेन्योरशिप मेरे से कोई हेल्प चाहिए, आप कमेंट में डाल दें आपके व्यूअर्स। जिस किसी को पर्सनली मैं कोई क्वेश्चन होंगे, कहीं मेंटरिंग भी होगी तो मैं मेंटर के लिए भी हेल्प कर दूंगा। बट इन शॉर्ट, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन लाइफ। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ वंडरफुल। बहुत सुंदर चीज़ें हैं इसमें, नेगेटिविटी बहुत सारी है, उसमें डालोगे तो वहीं फंस जाओगे। पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ो और कुछ बहुत बड़ा और बहुत सुंदर अपने आप हो जाएगा। ये सारे व्यूअर्स के लिए और आपके लिए एक छोटी सी चीज़, यू आर डन अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। और सून आई वुड लुक फॉरवर्ड कि आपको मैं अपने खुद पॉडकास्ट पे बुला सकूं ये बात पे चर्चा करने के लिए कि एक पॉडकास्ट कैसे बिल्डअप करते हैं। तो आई विल डेफिनेटली कॉल यू, क्योंकि दैट पॉडकास्ट इज ये भी कुछ खास है। तो अकॉर्डिंग टू यू ही आप भी बहुत खास हो एंड यू हैव अ फैंटास्टिक खास शो एंड ग्रेट एंड माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करी। आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। कहीं भी कुछ डाउट हो, जैसा हमने बताया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए, उस टॉपिक को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि हम उसको अगले पॉडकास्ट में ट्राई कर सके आपके लिए पॉडकास्ट बनाने के लिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी उज्जवल भाई के साथ करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लियर करेंगे या उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।